रोमियो और जूलियट की कहानी तो सब जानते हैं, पर ये वो सच है जो कोई नहीं जानता। रोमियो जिंदा है और रोजालिन को एक बच्चे के साथ अकेले छोड़कर चला गया। अब रोजालिन को दुनिया से लड़ना है, और जब उसका धोखेबाज पास्ट वापस आएगा तो वो क्या करेगी, जानने के लिए देखते हैं आगे। कहानी की शुरुआत होती है वेरोना शहर से, जिसमें कि हमें दिखाई जाती है दो फैमिलीज, एक है कैपुलेट और एक है मोंटाग। दोनों फैमिलीज के बीच में दुश्मनी थी। अगले सीन में हमें हमारी मेन लीड रोजालिन कैपुलेट दिखाई जाती है, जिसे कि हम पूरी कहानी में रोज कह के बोलेंगे। रोज अपने मन में सोच रही होती है कि उसके एग्जिस्टेंस से किसी को फर्क नहीं पड़ता, मानो जैसे कि वो कोई अंधे की परछाई हो। उसे ऐसा लगता है कि उसे सच्चा प्यार कभी भी नहीं मिल सकता उसकी फैमिली रेस्ट्रिक्शंस के चलते, लेकिन ऐसा उसे सिर्फ तब तक लगता था जब तक वो रोमियो मोंटाग से नहीं मिली थी। रोमियो मोंटाग उसकी दुश्मन फैमिली का बेटा है। रोज कहती है कि जिस पल मैंने रोमियो को पहली बार देखा था, मैं तभी समझ गई थी कि वही मेरा सच्चा प्यार है। रोमियो की आंखों में देख के रोज को यह महसूस होता है कि रोमियो भी रोज को उतना ही पसंद करता है जितना कि रोज करती है। आगे रोज अपने मन में सोच रही होती है कि आज तक मुझे कभी किसी ने इस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से रोमियो ने देखा है। क्या मुझे ये रिस्क ले लेना चाहिए? क्या मुझे उसके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए? लेकिन हम देखते हैं कि ये सब रोज को रोक ना सका। वो जब भी रोमियो से अलग होती थी, वो सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती थी। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि रोज और रोमियो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे और अपनी फैमिली से छुपते छुपाते हुए अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। उस रात के कुछ समय बाद ही रोमियो ने रोज को प्रपोज कर दिया था, और जाहिर है रोज ने बिना सोचे समझे रोमियो को हाँ भी कर दी। वो बस यही सोचती रहती थी कि अब जल्दी उनकी शादी होगी, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ ना हो सका। रोमियो अब बदलने लगा था। कुछ तो था जो पहले जैसा नहीं बचा था। रोज को ऐसा महसूस होता था कि किसी चीज से तो रोमियो डिस्ट्रैक्टेड है, न जाने वो क्या है, उसे नहीं समझ आता था। वो बस इसी बारे में सोचती रहती थी, लेकिन उसने फिर भी कभी रोमियो पे शक नहीं किया, क्योंकि वो कभी करना भी नहीं चाहती थी। इसके कुछ दिनों बाद ही कैपुलेट के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। रोज की कजन जूलियट, उसकी डेथ हो जाती है। मानो जैसे ये काफी नहीं था कि कुछ घंटों बाद एक और खबर आती है, मोंटाग फैमिली के रोमियो की भी डेथ हो जाती है। ये चीज देख के रोज काफी ज्यादा टूट जाती है। अगले सीन में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं। लोग बस यही बातें कर रहे थे कि आखिर ये सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या कुछ और। प्रीस्ट का कहना था कि ये भगवान के द्वारा दी गई सजा है कैपुलेट और मोंटाग फैमिली के लिए, क्योंकि ये दोनों फैमिली मिलके वेरोना शहर की शांति को भंग कर रही थी। इस चीज से डर के दोनों फैमिलीज अपनी लड़ाई को कुछ समय के लिए भूल जाने का फैसला करती है। आगे हम देखते हैं कि रोज कह रही होती है, अगर दुख से मर जाना पॉसिबल होता तो मैं आज ही मर जाती। अगले सीन में दोनों फैमिलीज अपने अपने फ्यूनरल्स कर रही होती हैं। रोज कह रही होती है कि किस्मत कभी कभी बहुत ज्यादा कठोर भी हो सकती है और दयालु भी। आगे हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोज प्रेग्नेंट थी। रोज कहती है कि ये दूसरी बार है जब रोमियो मेरे जीवन में खुशियां लेके आया है। वो तो भले ही अब यहाँ नहीं है, पर उसने मुझे सबसे कीमती तोहफा दिया है, हमारा बच्चा। वो कहती है कि मैं और मेरा बेटा हमेशा रोमियो को अपने दिल में रखेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हमारे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। आगे सीन शिफ्ट होता है और फिर से हमें वही फ्यूनरल वाली रात दिखाई जाती है, जहाँ पर एक अनजान शख्स जूलियट की ग्रेव की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जाके ग्रेव खोल के जूलियट को आवाज देता है। तभी उसमें से जूलियट बाहर निकलकर उस अनजान शख्स के गले लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि रोमियो ही था। जूलियट कहती है कि स्लीपिंग पोशन ने काम किया, अब सबको लग रहा है कि हम मर चुके हैं। रोमियो वहां से भाग चलने के लिए जूलियट से पूछता है और कहता है कि हम यहाँ कभी नहीं लौटेंगे, और जूलियट उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में हमें एक चांदनी रात दिखाई जाती है, जिसमें कि जूलियट और रोमियो कहीं दूर भाग के जा रहे होते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें रोज दिखाई जाती है, जिसको कि एक लेटर मिला होता है। उस लेटर को पढ़ के वो काफी ज्यादा शॉक में चली जाती है, और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके उस लेटर को वो जला देती है, और यहीं पे एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक बच्चे से, जिसे ये कुछ फूल काफी ज्यादा पसंद आ रहे थे। वो अपनी मेट से पूछता है कि क्या ये मम्मा को पसंद आएंगी। उसकी मेट घबराते हुए कहती है कि हाँ यंग मास्टर, बिल्कुल, पर शायद ये सही समय नहीं है। वो बच्चा कहता है कि ये फूल बिल्कुल मम्मा की तरह प्रीटी है। अगले सीन में हम देखते हैं रोज को, जिसपे कि कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो आदमी रोज से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो?
ये सब कुछ करके तुम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दोगी। कैपुलेट्स ने ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है तुम्हारी इस नाजायज बच्चे की वजह से। क्या तुम भूल चुकी हो कि उस बच्चे को ना ही कोई देख सकता है, ना ही उससे कोई बात कर सकता है। चुपचाप से घर रहो और हमारी फैमिली को और ज़्यादा एम्बेरस होने से बख्श दो। अगर तुम्हें तुम्हारी डिग्निटी वापस चाहिए तो थोड़ी शर्म करो। लेकिन हम देखते हैं कि रोज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बड़े ही आराम से अपनी चाय पीती है और कहती है, माँ, पापा, मैं जानती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारा धर्म मेरे बारे में क्या कहता है। भले ही मेरी शादी ना हुई हो और आगे भी ना हो, पर मुझे शर्म नहीं है। मुझे शर्म नहीं है एक माँ होने पे। हम देखते हैं कि कमरे में चुप्पी छा जाती है। आगे रोज़ कहती है कि मैं आज की बॉल में ज़रूर जाऊंगी। इस बात से रोज़ के फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम बदतमीज़ लड़की। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज़ तैयार हो रही होती है। आगे हमें रोज़ की मेड दिखाई जाती है जिसका नाम पियरा है। वो रोज़ से कहती है कि माय लेडी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या सब कुछ ठीक है? रोज़ कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। कम से कम मैं प्रिटेंड तो कर सकती हूँ कि सब कुछ ठीक है, पर मेरे अतीत के जख्म अभी तक गए नहीं हैं। प्यार में पड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं अपने दिल के साथ दोबारा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। अचानक से दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा तेजी से रोज़ की तरफ दौड़ के आ रहा होता है और आके रोज़ के गले लग जाता है। ये चीज़ देख के पियरा काफ़ी डर जाती है। रोज़ चुपचाप उस बच्चे को देख रही होती है और अपने मन में सोचती है कि क्या इस बच्चे को कभी ये पता चल पाएगा कि इसके पिता ने मुझे क्या जख्म दिए हैं। वो बच्चा कहता है कि मीनो आपके लिए फूल लाया है मम्मा। फिर रोज़ अपने मन में सोचती है कि जो भी हो, मेरा अतीत मुझे अपने ही बच्चे से प्यार करने से नहीं रोक सकता। और उस बच्चे से वो फूल ले लेती है और कहती है कि ये फूल तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये चीज़ सुन के वो बच्चा काफ़ी खुश हो जाता है। रोज़ अपने मन में सोचती है कि मैं अपने पास्ट को अब अपने प्रेजेंट से और कुछ भी नहीं ले जाने दूंगी। रोज़ पियरा से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कुछ कपड़े ट्राई करने हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रोज़ को और मीनू को, जो कि तैयार होके आए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। रोज़ पियरा से थैंक्स कहती है। आगे हम देखते हैं कि रोज़ और मीनू जा रहे होते हैं। रोज़ के पेरेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि आज जो भी बोल में होने वाला है वो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ही उससे डील करना है। रोज़ अपने मन में सोचती है कि फादर भले ही हार्श हो, पर वो मन में काफ़ी ज़्यादा डरते हैं कि कहीं उन्हें कैपुलेट फैमिली की डोमिनेंट पोजीशन खोनी ना पड़ जाए। मदर भले ही सॉफ्ट है, पर उन्हें भी लोगों के ओपिनियंस का डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। रोज़ कहती है कि मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे लोगों को और क्लियरली देखना सिखाया है। रोज़ कहती है अपने पेरेंट्स से कि अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आप घर रह सकते हैं, लेकिन मैं अब और नहीं डरूंगी और मैं बॉल में ज़रूर जाऊंगी। आगे हम देखते हैं कि रोज़ और मीनू चले जाते हैं। अगले सीन में हमें किंग का पैलेस दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आगे हमें 3 नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी हमारी रोज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। वो कहता है कि यह है लेडी रोजालिन कैपुलेट, और फिर उसकी नज़र पड़ती है मीनू पे, लेकिन वो मीनू को इग्नोर कर देता है। लेकिन हमारा मीनू उस आदमी के पास जाके कहता है कि मीनू का नाम मीनू है। इस चीज़ पे वो आदमी कहता है कि हाँ ठीक है। फिर वो मीनू को भी इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये है रोजालिन कैपुलेट का बेटा मीनू। ये चीज़ सुन के पूरी भीड़ शॉक में आ जाती है और बड़ी अजीब तरीके से मीनू को और रोज़ को घूर के देखने लगती है और बातें बनाने लगती है कि क्या ये वही है। फिर कहते हैं कि हाँ ये वही है, कैपुलेट फैमिली पे सबसे बड़ा धब्बा। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि रोज़ को फोर्स किया गया था कैपुलेट फैमिली के द्वारा कि वो घर ही रहे, क्योंकि उसने अपने साथ एक नाजायज़ बच्चा जो कर लिया था। फिर हमें हमारी कहानी का मेन लीड दिखाया जाता है, जिससे वो आदमी पूछता है कि इस बारे में आपका क्या कहना है प्रिंस। लेकिन हमारा प्रिंस कुछ नहीं कहता है। आगे हम देखते हैं रोज़ को, जो कि किंग की तरफ आगे बढ़ रही होती है और बढ़ते हुए सोच रही होती है कि ये तो बस शुरुआत है, हम इन सभी लोगों को दिखा देंगे कि हम वो नहीं हैं जो ये हमारे बारे में सोचते हैं। आगे हमें किंग दिखाए जाते हैं
रोज़ मीनो से कहती है कि क्या तुम्हें याद है हमने क्या प्रैक्टिस की थी, अब हमें योर हाइनेस को ग्रीट करना है। और फिर वो दोनों हाइनेस को ग्रीट करते हैं और उन्हें बर्थडे विश करते हैं। आगे हम देखते हैं कि रोज़ कहती है, इस बॉल की शान ये दर्शाती है कि आप वेरोना सिटी के नागरिकों के लिए कितने दरियादिली हैं। इस बात पे किंग मुस्कुराते हैं। और फिर हम देखते हैं कि किंग कहता है, तुम्हारा इतने सालों बाद बाहर आना बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है, जबकि तुम इतने समय से गायब थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई लेडी कैपुलेट। आगे वो कहता है कि यह मेरा पहली बार है जब मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये इसका भी पहली बार है जब ये घर से बाहर निकला है। इस चीज़ पे सभी लोग हंसने लग जाते हैं और रोज़ उदास हो जाती है। और फिर रोज़ कहती है कि आपके वर्ड्स के लिए शुक्रिया प्रिंस, मेरा ही डिसीजन था यहाँ पे आना, और मैं कोई बहुत ज़्यादा सोच समझ के यहाँ नहीं आई हूँ। आप ही बताइए सनफ्लावर्स कहाँ जाएंगे अगर सनलाइट नहीं होगी तो। इस बात पे सभी लोग चुप हो जाते हैं और किंग कहता है कि अच्छा, और फिर अपना वाइन उठा के पीने लग जाता है और कहता है कि आज की शाम के मज़े कीजिए। रोज़ कहती है, आपका शुक्रिया योर हाइनेस। आगे हम देखते हैं कि रोज़ जाते हुए सोच रही होती है कि एक बिगड़ैल रॉयल को खुद की बड़ाई के सिवा और क्या ही खुश कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि भीड़ में ये बातें चल रही होती हैं कि ये कुछ भी कर ले, पर ये प्रूफ नहीं होता है कि ये लोग अच्छे हैं। हम देखते हैं कि रोज़ को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मीनू पूछता है कि मामा मैंने अच्छा किया ना। रोज़ उसे देखती है और कहती है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया मीनू, और आज मैं तुम्हें केक खिलाऊंगी रिवॉर्ड के तौर पे। और प्रिंस की बॉल है तो ज़रूर यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे केक्स होंगे सिटी के। ये चीज़ सुन के मीनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दौड़ने लगता है, और फिर वो जाके किसी शख्स से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड प्रिंस पेरिस ही था। रोज़ कहती है कि मीनू इस तरीके से भागना बंद करो, और फिर वो काउंट पेरिस से माफ़ी मांगती है। प्रिंस उसे बस देख रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम एक बच्चे को ऐसी जगह पे कैसे ला सकती हो। ये चीज़ सुन के रोज़ चिढ़ जाती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी, और अपने मन में सोचती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और यहीं पे एपिसोड 3 एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हमें हमारी कहानी के मेन लीड प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि रोज़ से कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम एक बच्चे को इस जगह पे कैसे ला सकती हो। इस चीज़ पे रोज़ चिढ़ के कह रही होती है कि एक्सक्यूज़ मी, आप कहना क्या चाहते हैं, और अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार ये है कौन, ये काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। फिर वो जवाब देती है कि ये प्रिंस का बर्थडे सेलिब्रेशन है, यहाँ पे कोई भी नोबल आ सकता है। इस चीज़ पे प्रिंस कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस जगह पे तुम इस बच्चे को ले आई, ये यहाँ पे आके डर नहीं जाएगा इन सिचुएशंस में। इस चीज़ पे रोज़ अपने मन में सोचती है कि क्या ये मुझे एक पेरेंट की तरह सवाल कर रहे हैं। फिर प्रिंस कहते हैं कि लेडी कैपुलेट, मैं जानता हूँ कि आपने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया होगा कि आखिरकार सब आपको किस तरीके के रिएक्शंस देंगे, फिर भी आपने अपने साथ इस बच्चे को घसीट के लाना तय किया, तो ये साफ है कि आपने ये जानबूझ के किया है। आप अपने साथ इस बच्चे को क्रूएल एनवायरनमेंट में पर्पसली लेके आई हैं। आप क्या गेम खेलना चाह रही हैं। इस चीज़ पे लेडी कैपुलेट कहती है कि हमने तो सिर्फ अभी बात ही की है, आप तो सीधे चीज़ें एज्यूम करने लग गए। फिर प्रिंस कहते हैं कि आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, और आपकी तरफ से भी ये काफ़ी रूड है कि आपने मेरी पर्सनालिटी को बस एक ही बार में जज कर लिया। फिर इस पे रोज़ चिढ़ के कहती हैं कि पहले आपने किया है सर। फिर इस पे प्रिंस चिढ़ के कहते हैं कि मैं तो सिर्फ बच्चे के भले के लिए सोच रहा था। और फिर आगे हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बिजली कड़क रही होती है और हमारा मीनू एक छोटे पप्पी की तरह इन दोनों के बीच में फंस जाता है। फिर रोज़ सांस लेके कहती है, देखिए सर, मैं चीज़ों को कुछ इस तरीके से देखती हूँ, मैं अपने बच्चे को अंधेरे में पीछे छोड़ देने के बजाय उसे अपने साथ लाके उसे बहादुर बनाना ज़्यादा सही समझती हूँ। और आगे हम देखते हैं कि वो अपने मन में मीनू को रोता हुआ देख रही होती है और अपने पेरेंट्स को गुस्सा करते हुए देख रही होती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि ना ही तो इस बच्चे को कोई सुन सकता है, ना ही इससे कोई देख सकता है। फिर रोज़ कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में कॉन्फिडेंटली जी पाए, ना कि वैसे जिए जैसे मैंने ज़िंदगी जी है। इस चीज़ पे प्रिंस उसे देखते हैं और फिर कहते हैं कि बहुत बढ़िया। फिर प्रिंस मीनू के पास जाके कहते हैं कि इसी तरह बहादुर रहना छोटे बच्चे। और फिर मीनू कहता है कि शुक्रिया मिस्टर।
प्रिंस मीनो को देखते हैं और उसका सर सहला के वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे मज़ा आएगा। रोज़ अजीब सा मुंह बना के सोचती है कि आखिर ये लड़का कौन था। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि हमें एपिसोड 2 में दिखाई गई थी। वो कहती है कि मैंने आज तक प्रिंस पेरिस को इस तरीके से मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आखिरकार इस लड़की में ऐसा क्या स्पेशल है। और वो रोज़ से काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है। और एपिसोड 4 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि रोज़ अपने बेटे को केक खिला रही होती है। वहीं पे दूर खड़ी 2 लड़कियां रोज़ को देख रही होती है और कहती है कि ये तो हमारी प्यारी रोज़ है ना। फिर वो दोनों लड़कियां रोज़ के पास आके कहती हैं कि तुम्हारे बिना तो टी पार्टीज बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुकी थी और हमें ये मानना पड़ेगा कि एक बच्चे को अकेले रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा ना। रोज़ उन्हें देखती है और अपने मन में सोचती है कि मुझे इन दोनों से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। फिर उन्हें जवाब देती है कि हाँ, काफ़ी लंबा समय हो गया हमें मिले। यह है मेरा बेटा मीनू। आगे हम देखते हैं कि फिर से हमें वो अजीब लड़की दिखाई जाती है जो कि रोज़ की तरफ ही बढ़ रही होती है और बढ़ते हुए कहती है कि हेलो रोजालिन, आज की शाम काफ़ी अच्छी है, क्यों है ना। जिस पर रोज़ जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल लेडी क्लॉडिया, मैं चाहूँगी कि आप मेरे बेटे से मिलें। यह है मीनू। क्लॉडिया मीनू को बहुत ही अजीब तरीके से देखती है जिससे कि डर के मीनू रोज़ के पीछे छुप जाता है। और फिर क्लॉडिया कहती है कि ओह हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद रोज़ कहती है कि मीनू तुम्हें उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, उन्होंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है। लेकिन मीनू रोज़ के पीछे से बाहर आने को तैयार ही नहीं था। फिर आगे हम देखते हैं कि क्लॉडिया कहती है रोज़ तुम तो काफ़ी ज़्यादा लकी हो। मैं सरप्राइज हूँ ये देख के कि कैपुलेट्स ने तुम्हें अब तक बेदखल नहीं किया, जबकि तुमने तो एक नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया है। फिर वो दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि जैसा कि सोचा था, लेडी क्लॉडिया हमेशा सीधा वार करती है। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि हाँ सही कहा, रोज़ यही डिजर्व करती है। रोज़ कहती है कि कैपुलेट्स को उनकी काइंडनेस के लिए जाना जाता है। फिर रोज़ अपने मन में सोचती है कि मुझे पता है कि ये टॉपिक अब कहाँ जाने वाला है और ये मुझे साफ दिख रहा है कि ये दोनों लड़कियाँ आखिर किसकी साइड लेंगी। फिर वो दोनों लड़कियाँ रोज़ से कहती है तो क्या तुम हमें बताओगी नहीं कि इस बच्चे के पिता कौन है। ये नोबल्स के बीच में काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी थी इतने सालों से, तुम हमें बता ही सकती हो, अनलेस एंड अनटिल वो कोई सस्पिशियस ओरिजिन का आदमी ना हो। क्लॉडिया कहती है डियर रोजालिन, अब ये मत कहना कि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम किस आदमी के साथ सोई थी। इस चीज़ पर रोज़ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर रोज़ कहती है कि मेरा ऐसा मानना है कि मेरा तुम्हें कुछ भी जवाब देना ज़रूरी नहीं है, और अगर है तो भी मैं तुमसे यही कहूँगी कि इस बारे में मेरे बच्चे के सामने बात मत किया करो। मेरे हिसाब से यही बेहतर होगा कि इस बारे में मैं अपने बच्चे से खुद ही बात करूँ जब वो इतना बड़ा हो जाए कि वो ये चीज़ें समझ सके। इस चीज़ पे वो दोनों लड़कियां मुंह बना लेती है और क्लॉडिया अपने मन में सोचती है कि अब भी कुछ नहीं बदला, ये अब भी उतनी ही तेज़ और तर्रार है। आगे हम देखते हैं कि मीनू को कुछ बच्चे दिखते हैं जिनके पास वो दौड़ के जाने लगता है और इस बार वो फिर से किसी से टकरा जाता है। लेकिन इस बार वो जिस आदमी से टकराया था उसकी वाइन उसके कपड़ों पर धुल जाती है जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। इसे देख के मीनू काफ़ी ज़्यादा डर के उससे माफ़ी मांगने लगता है। रोज़ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वह आदमी मीनू से कहता है कि तुम जानते भी हो कि इस फैब्रिक को इम्पोर्ट कराना कितना मुश्किल था। तुम जैसे कीड़े को आखिर किसने बाहर छोड़ दिया। तुम छोटे लड़के चलो मेरे साथ, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि रोज़ ने आके उस आदमी का हाथ पकड़ लिया होता है और वो गुस्से से कहती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मुझसे करो, मैं इसकी माँ हूँ तो तुम्हें मेरे बच्चे से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रोज़ अपने मन में सोच रही होती है मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए इससे अपनी आंखें हटाई थी और देखो अभी से ये हो गया, आखिरकार मैं इतनी जल्दी फेल कैसे हो सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए लेडी कैपुलेट, अब तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। इस पर रोज़ कहती है कि मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप मेरे बच्चे को ब्लेम मत करिए, आपको जो भी कहना है आप मुझसे कहिए, ये मेरी गलती है, मैं आपको पे कर दूंगी इस डैमेज के लिए। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो, तुम्हारे बच्चे को ये सीखना होगा कि जब हम जैसे हाई स्टेटस के लोग उसके आसपास होते हैं तो उसे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। इस पर रोज़ गुस्सा करते हुए कहती है कि माफ़ करिएगा माय लॉर्ड, पर अब भी वो एक बच्चा ही है। फिर वो आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, एक नाजायज़ बच्चा, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल बना देता है कि उसे एक हार्श पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिसे कि वो कभी ना भूले और हम जैसे बड़े लोगों के पास वो लापरवाह ना हो। इस बात से रोज़ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है
कि मुझे शांत रहना होगा, पर वो अपने मन में सोचती है कि मैं ऐसे कैसे इसको अपने बच्चे पे चिल्लाने दे सकती हूँ। फिर वो उसे जवाब ही देने वाली होती है, लेकिन पीछे से हमारे प्रिंस आके उसे रोक देते हैं और उसकी जगह खुद आगे जाके उस आदमी से बात करने लगते हैं। प्रिंस आगे जाके कहता है कि क्या मैं ये पूछ सकता हूँ लॉर्ड सेरेंगोली, क्या आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? कितनी भी बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं। आप सिंपली किसी असिस्टेंट से कह भी सकते हैं कि आपको चेंज करवा दे। इस चीज़ पे वो आदमी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, हम देखते हैं कि हमारा किंग एस्कालस वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि लॉर्ड सेरेंगोली, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप मेरी शाम का मज़ा ख़राब कर रहे हैं। इस चीज़ को देख के वो आदमी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सभी लोग यही बातें करने लग जाते हैं कि हाँ बिल्कुल, लॉर्ड सेरेंगोली तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक बच्चा ही है आखिरकार। भीड़ में कुछ लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सिर्फ सिंपैथी नहीं है प्रिंस काउंट की तरफ से, बल्कि कुछ और है। और फिर वो गुस्सा करने वाला आदमी वहाँ से जाने लग जाता है और हमारा प्रिंस और रोज़ उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। रोज़ फिर प्रिंस की तरफ देखती है और प्रिंस भी रोज़ की तरफ देखते हैं और ये सब होते हुए वो अजीब सी लड़की क्लॉडिया भी उन्हें देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है। यहीं पे एपिसोड 5 एंड हो जाता है। आगे एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस और रोज़ एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी रोज़ अपना मुंह फेर लेती है। किंग आके कहता है कि सब लोग इतने शांत क्यों हैं? मुझे उम्मीद है कि इतनी छोटी सी बात ने हमारी आज की शाम का मज़ा ख़राब नहीं किया होगा। आगे हम देखते हैं कि रोज़ प्रिंस और किंग को थैंक्स कर रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये सब कुछ मुझे खुद ही हैंडल कर लेना चाहिए था। प्रिंस कुछ कहने वाले होते हैं पर कुछ नहीं कहते हैं। फिर रोज़ देखती है कि मीनो काफ़ी ज़्यादा उदास है और मीनो को देख के रोज़ भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। प्रिंस ये सब कुछ नोटिस कर लेते हैं और फिर उन दोनों से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ जहाँ पे तुम दोनों रेस्ट कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम दोनों के पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लग गए होंगे इतनी देर खड़े होने की वजह से। लेकिन रोज़ प्रिंस को साफ मना कर देती है और कहती है कि आपके ऑफर के लिए शुक्रिया माय लॉर्ड, पर अब मुझे अपने बच्चे को घर ले जाना चाहिए। यही उसके लिए ठीक होगा ताकि उसे इन लोगों से और इस जगह से प्रॉपर ब्रेक मिल सके। और फिर हम देखते हैं कि वो मीनो को वहाँ से लेके जाने लगती है। तभी सभी लोग रोज़ को घूर के देख रहे होते हैं और बातें बनाने लगते हैं कि चलो अच्छा है, छुटकारा मिला, कम से कम इस लड़की ने हमारा एंटरटेनमेंट तो करवा दिया। लेकिन रोज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्से से घूर के देखती है। तो फिर इस चीज़ को देख के सभी लोग चुप हो जाते हैं और फिर रोज़ आगे जाते हुए सोच रही होती है कि कभी कभी हमें दूसरों को शेर बन के दिखाना पड़ता है ताकि हम अपने सॉफ्ट दिल को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। किंग आगे प्रिंस से कहते हैं कि ये लड़की कितनी इंटरेस्टिंग है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारी इज्जत बचानी है तो इस लड़की के चक्कर में मत पड़ना। फिर वो प्रिंस से पूछते हैं कि इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है प्रिंस। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंस कुछ भी जवाब नहीं देते हैं और रोज़ को बस जाते हुए देख रहे होते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें रोज़ का महल दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स रोज़ के आने का इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। रोज़ के आने के बाद उसके फादर कहते हैं कि हमने तो तुमसे पहले ही कहा था। ये चीज़ सुन के रोज़ काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिर वो ऊपर जाने लगती है। पीछे से उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें हमारी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें रोज़ अनसुना करके चली जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि मीनो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर माफ़ी मांग रहा होता है। ये चीज़ देख के रोज़ उसे देखने लगती है और फिर गले लगा के कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी और ये चीज़ करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फिर वो अपने मन में सोचती है कि आज जो मैंने हंगामा खड़ा किया है इससे मैंने काफ़ी सारे लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली है। अब चाहे मेरे सामने प्लान्स आए या प्लॉट्स, मुझे उन सभी के लिए तैयार होकर रहना पड़ेगा। फिर मीनो कहता है कि मीनो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सबके सामने नहीं रोया। इस बात पे रोज़ कहती है कि रोना हमारे लिए एक कमज़ोरी नहीं होती है, तो तुम्हें कभी भी रोने से शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। आखिरकार तुम अपने सारे इमोशंस को अपने अंदर कैद करके नहीं रख सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें आगे चल के काफ़ी ज़्यादा नुकसान होंगे। ये चीज़ तुम समझ जाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे। अभी के लिए तुम मुस्कुरा सकते हो क्योंकि बाकी सब चीज़ों का ध्यान तो मैं रख लूँगी। और फिर हम देखते हैं कि मीनो खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रोज़ मीनो से कह रही होती है कि चलो मैं अब तुम्हें एक बेड टाइम स्टोरी सुनाती हूँ। ये चीज़ सुन के मीनो खुश हो जाता है। फिर रोज़ कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है ये कहानी है क्वीन मैप की, जो कि फेरीज़ के अंदर सबसे सुंदर रानी है। वो अपने आप को चाहे जितना छोटा कर सकती है, मेरी छोटी उंगली से भी ज़्यादा छोटा। वो हमेशा हेज़लनट की शेल से बनी बग्गी के ऊपर हमेशा सवारी करती है, जैसे कि एक छोटा ग्रे कलर का हाबू चलाता है। और जैसे ही हम लोग सो जाते हैं
वो आके हमारी नाक के ऊपर डांस करती है। ये चीज़ सुन के मीनू अपना नाक ढक के कहता है कि मेरी नाक पे मत नाचना। फिर रोज़ उसे समझाती है कि वो इसलिए नाचती है ताकि हमें अच्छे अच्छे सपने आ सके, जो भी हम चाहते हैं। मीनू पूछता है जैसे कि क्या? तो फिर रोज़ उसे बताती है कि जैसे कि किसी कैंडी के बारे में सपना हो या बटरफ्लाई के बारे में सपना हो। तो मीनू एक्साइटेड होके कहता है कि और एक पापा का सपना भी। मीनू को हमेशा पापा के सपने आते हैं। तो फिर रोज़ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में आते हैं? तो फिर मीनू कहता है कि हाँ, और फिर वो कहता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। फिर मीनू रोज़ से कहता है कि अब मैं मम्मा के साथ एक पापा का सपना देखूंगा, और फिर सो जाता है। रोज़ उसे देख रही होती है और फिर वो बाहर आ जाती है, और बाहर आके वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो मीनू, काश मैं तुम्हारा ये सपना सच कर पाती। मुझे नहीं पता मैं ये कभी कर भी पाऊंगी या नहीं। और फिर वो प्रिंस को याद करते हुए सोचती है कि काश मैं इस जर्नी में अकेली ना होती। लेकिन इसके जस्ट बाद ही उसे रोमियो की याद आ जाती है, और इस चीज़ की वजह से वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है कि मैं अभी किसी पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं कभी हो भी पाऊंगी क्या, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं चीज़ें सही कर दूंगी। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मेंशन दिखाया जाता है, जिसमें कि हमें रोमियो दिखाया जाता है जो कि जूलियट की तरफ बढ़ रहा होता है, और जाके वो जूलियट को पीछे से हक कर लेता है। जूलियट रोमियो से कह रही होती है कि उसे घर जाना है, और यहीं पे एपिसोड 6 एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और फिर से हमें वही मेंशन दिखाया जाता है, जिसमें नीचे से रोमियो आवाज़ देते हुए कह रहा होता है कि क्या आज तुम नीचे नहीं आओगी जूलियट? और जूलियट उसे कोई जवाब नहीं देती है। तो रोमियो ऊपर आके कहता है कि आज तुम पूरे दिन ही इस कमरे में बंद रही हो। फिर वो उससे आके कहता है कि हाना ने तुम्हारा फेवरेट लेमन पाई बनाया है, जिस पे जूलियट मुस्कुराते हुए कहती है कि गर्मी की एक ठंडी रात के लिए लेमन पाई काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। पर मेरे प्यारे रोमियो, सच कहूँ तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। रोमियो उससे पूछता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक तो है ना? पर जूलियट उससे मुंह फेरते हुए कहती है कि मुझे घर जाना है। रोमियो उसे पीछे से हक करते हुए कहता है पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें अब कभी भी वहाँ वापस नहीं जाना है। फिर जूलियट उसे हक करते हुए कहती है कि तुम सही कह रहे हो, पर मुझे वहाँ की बस याद आ रही है, पर मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो भी मेरी लाइफ वहाँ पे थी मैं उसे अब दोबारा नहीं जीना चाहती हूँ। फिर जूलियट अपने मन में सोचती है कि मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा तूफान उठ रहे हैं और मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। वो कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ, रोमियो मेरे मन के सभी डाउट्स को क्लियर कर सकता है, वो मेरे मन में उठ रहे तूफानों को शांत कर सकता है। उसने कहा था, तभी तो मैं यहाँ हूँ, उसने मुझसे वादा किया था। फिर आगे वो कहती है कि मैं वेरोना जाने के लिए और यहाँ रुकने के लिए इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं उनकी स्टार थी। मैं वो अकेली रोशनी थी जिसे देख के वहाँ के लोग अपनी मिजरेबल लाइफ को भूल पाते थे। वो मुझे इसलिए नहीं देखते थे कि मैं क्या हूँ, बल्कि वो मुझे इसलिए देखते थे कि मैं उन्हें आखिरकार क्या दे सकती हूँ। सच कहूँ तो अगर ऐसा कोई तारा होता जो कि अंदर से खोखला होता और उसके खुद के अंदर ही रोशनी ना होती, तो वो मैं होती। ऐसा कहा जा सकता है कि मुझे अपने उस जीवन से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। मेरे पेरेंट्स की अकेली डॉटर होने के कारण उन्होंने मुझे अपने साथ रख रखा था, लेकिन वो हमेशा मुझे अपनी सबसे कीमती चीज़ की तरह प्रदर्शित करते थे, और ये काम भी कर रहा था। सभी लोग ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवर तक मुझे पसंद करते थे। पर एक पिंजरा भले ही सोने का ही क्यों ना बना होता तो वो पिंजरा ही है। सब लोग मुझे देखते थे पर मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे हमेशा इनविजिबल फील होता था। लोग मुझे सिर्फ तभी बुलाते थे जब मेरी ज़रूरत होती थी। फैमिली और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस मेरे पे काफ़ी ज़्यादा वजन डाल रही थी और मैं उसे सहन नहीं कर पा रही थी। पर मैं कभी भी होपलेस नहीं हुई क्योंकि तुम मेरे साथ थे। फिर उसे वो समय याद आने लग जाता है जो उसने रोमियो के साथ बिताया था। वो कहती है, जब रोमियो मुझसे पहली बार मिला था तब मैं बस भीख मांग रही थी मुझे बचा लेने की। उसे वो सीन याद आता है जब वो कह रही थी कि मुझे इस जगह से नफरत है, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। और वो कहती है कि सबको लगता था कि हम दुश्मन हैं, पर ये कितना फनी है, मैंने कभी रोमियो को अपने दुश्मन की तरह देखा ही नहीं। फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोमियो जूलियट से माफ़ी मांग रहा होता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो जूलियट, मैं तुम्हें उन सब बुरी यादों से छुटकारा नहीं दिला पाया। इस पर जूलियट कहती है कि ऐसा नहीं है रोमियो, मुझे हमारा साथ बिताया समय बहुत पसंद है, सच में, पर एक बार तुम सोच के तो देखो, क्या हम सिर्फ एक दिन के लिए वेरोना जा सकते हैं? हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। फिर रोमियो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में यही चाहती हो? जूलियट कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, पर मैं सिर्फ एक बार ये चीज़ टेस्ट करके देखना चाहती हूँ, मैं अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ।
फिर रोमियो उसके पैरों में बैठ के कहता है कि चलो तो फिर करते हैं ये चीज़ सुन के जूलियट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो रोमियो उससे मुस्कुरा के कहता है कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, चलो हम लोग चलते हैं, पर हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि हमें कोई देख ना पाए। अब तो तुम खुश हो। ये चीज़ सुन के जूलियट उसके गले लग जाती है और उससे कहती है कि तुम सबसे अच्छे हो रोमियो। फिर हम देखते हैं कि रोमियो के मन में रोज की झलक आ जाती है और फिर वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर आगे वो कहता है कि मेरे हिसाब से तुम ठीक कह रही हो जूलियट, हम ये दोनों साथ करेंगे। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि अब काफ़ी समय हो चुका है, ये तो लाजमी है कि जूलियट ये बात कभी ना कभी तो करती ही। चलो शुक्र है मैंने खुद को इन चीज़ों के लिए पहले ही प्रिपेयर कर रखा था। आगे हमें वेरोना शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अनजान शख्स एक लेटर को पढ़ रहा होता है और उसमें पढ़ के कहता है कि रोज के लिए और भी सफरिंग आने वाली है। फिर हमें रोज दिखाई जाती है जो कि चांद को देख रही होती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि पियरा फ्रस्ट्रेट होते हुए कह रही होती है, मुझे विश्वास नहीं होता आपके फादर ने आपको सजा देने के लिए मेरे साथ ये रोजमर्रा के छोटे मोटे काम करने के लिए भेज दिया। आप जैसी नोबल लेडी के लिए तो ये काफी अपमानजनक बात है। जिस पर रोज उसे जवाब देती है कि आखिरकार तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि तुम्हारा काम छोटा और अपमानजनक है। अपने ही शहर में बाहर निकलना तो काफी रोमांचक चीज होती है। तुम तो हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट करती हो पियरा। इस पे पियरा उसे शुक्रिया करती है। रोज अपने मन में सोचती है कि अगर फादर के लिए छोटे मोटे काम करने से घर में होने वाले अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अगर कम हो सकते हैं तो ये अच्छा ही है। आखिरकार मीनो के लिए पीसफुल बचपन होना जरूरी है। रोज को उसके फादर दिख रहे होते हैं जो कि उसके ऊपर काफी सारी लिस्ट उछालते हुए उससे कह रहे होते हैं, तुमने इस बार फिर से फैमिली को एम्बेरस कर दिया है, अब जाओ और जाकर ये छोटे मोटे काम करो और अपनी मूर्खता के बारे में सोचो। रोज आगे कह रही होती है कि हमें घर जाने से पहले एक फ्लावर शॉप पे जाना है। तो पियरा उससे कहती है कि हाँ माई लेडी, हमें बस ये ब्रिज क्रॉस करना है। तभी हम देखते हैं कि रोज की नज़र ब्रिज के पास खड़ी कुछ भीड़ के ऊपर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो वो वहाँ जाकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी एक औरत जवाब देती है कि आज एक बच्चा ब्रिज से नदी में गिर गया। फिर रोज पूछती है कि क्या वो बच्चा ठीक है। तो वो औरत जवाब देती है कि हाँ वो बच्चा ठीक है, वो तो बस किनारे की दीवार के सराहना लगा के खड़ा था। तभी वो दीवार टूट के नीचे गिर गई और वो भी उसी के साथ ही गिर गया। वो तो यहाँ आसपास लोग थे, वरना आज के बाद तो उसके पेरेंट्स उसे कभी देख ही नहीं पाते। रोज जवाब देती है, एक माँ होने के नाते कह रही हूँ, ये तो हमारे लीडर्स की ड्यूटी है कि वो हमें सेफ रखे। आखिरकार प्रिंस कुछ कर क्यों नहीं रहे हमारी सिटी के लिए। तो वो औरत उसे जवाब देती है कि आप सही कह रही है माई लेडी। फिर आगे वो कहती है, अनफॉर्चुनेटली अब सेफ्टी रीजंस की वजह से ये ब्रिज तो बंद कर दिया गया है। अगर आपको रिवर क्रॉस करनी है तो आपको डिफरेंट रूट से जाना होगा। तो रोज पियरा से कहती है कि ब्रिज बंद हो गया तो क्या हुआ, हम अपना काम थोड़े रोक सकते हैं, चलो हम चलते हैं। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी रोज कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि सिर्फ एक लापरवाही की वजह से आज एक बच्चे की जान खतरे में आ गई। इस पर पियरा कहती है कि आप काफी ज्यादा भावुक हो रही है माई लेडी। तो रोज उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, सबको होना भी चाहिए, आखिर हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे ही तो है, तो हमें हमारा बेस्ट देना चाहिए कि हम अपने फ्यूचर को सेफ रख सके। आखिर हम नहीं जानते कब कुछ बुरा हो जाए। तभी अचानक से रोज की नज़र किसी पर पड़ती है। उसे देखकर रोज के कदम अचानक से रुक जाते हैं और वो काफी ज्यादा दंग रह जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज की नज़र रोमियो और जूलियट पर पड़ जाती है। उन्हें देखकर उसके दिल की धड़कनें मानो इतनी तेजी से बढ़ती है जैसे अब उसके सीने से ही उसका दिल बाहर आ जाएगा। उसे बस उसके पास्ट का वो पार्ट याद आ रहा था जब वो कभी ना खत्म होने वाले दुखों की साइकिल में फंसी हुई थी, और शायद वो अब भी उसी में है। रोज रोमियो को आवाज देने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते। तभी पियरा बीच में इंटरप्ट करती है। पियरा कहती है कि क्या हुआ माई लेडी, आप मीनो के लिए कुछ लेना भूल गई हैं क्या। पर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। फिर अचानक से वो अपने सेंसेस में आती है और कहती है कि क्या मैं सिर्फ चीजें इमेजिन कर रही हूँ। पियरा उससे दोबारा से पूछती है कि क्या आप ठीक है माई लेडी, आपके चेहरे का रंग उड़ चुका है। तो रोज जवाब देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस अचानक से सूरज की रोशनी मेरी आंखों में पड़ जाने की वजह से मैं चौंधिया गई थी। मैंने तुम्हें डरा दिया, उसके लिए मुझे माफ करना। फिर वो उससे कहती है कि चलो अब हमें हमारा आखिरी ऑर्डर कंप्लीट करके घर चलना है। रोज सोच रही होती है कि मेरी धड़कन अब भी कम क्यों नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरी किस्मत मेरे अतीत के भूतों को फिर से मेरे प्रेजेंट में लाना चाह रही हो। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा है। क्या मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ कर पा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस एस्कालस का महल दिखाया जाता है।
प्रिंस एस्कालस की अपने एडवाइजर्स के साथ मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर वो सिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैं सिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन बिना नोबल्स की मदद के मैं ये नहीं कर सकता। मुझे उन्हें बार बार मनाना सरदर्द लगता है। क्या मैंने उन्हें एक इनफ बड़ी पार्टी नहीं दी थी जिससे वो खुश होकर मेरी मदद कर सके? इस पर एडवाइजर्स कहते हैं, हम जानते हैं कि आप वेरोना शहर को एक खुशहाल और ग्लोरियस शहर बनाना चाहते हैं, लेकिन नोबल्स ऐसा नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सारा पैसा उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज और मेंशंस में जाना चाहिए। इस पर प्रिंस एस्कालस कहते हैं कि आज ही एक खबर आई है कि ब्रिज के टूट जाने की वजह से एक बच्चा नदी में गिर गया। फिर भी नोबल्स को ऐसा लगता है कि हमें सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर एडवाइज़र कहता है कि सब जानते हैं, शहर में आपसे बड़ी बॉल और पार्टीज कोई आयोजित नहीं करता है। आपकी इस काइंडनेस को नोबल्स ग्रांटेड ले लेते हैं, तो क्यों ना अब हम टेबल्स टर्न करते हैं और आपके ही नाम पर कंपटीशन रखते हैं जिसमें नोबल्स कम्पीट करके आपको खुश कर सके। इस पर प्रिंस एस्कालस सोचते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें यही करना चाहिए। नोबल को अब खुद मेरे पास आना होगा। आगे प्रिंस कहते हैं कि जैसे कि मुझे नोबल्स की अटेंशन मिलेगी, वैसे ही मैं अपने सिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दूंगा। फिर हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि गेट के बाहर खड़े होकर ये सब बातें सुन रहा होता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज घर आ चुकी होती है। मीनो उसे पीछे से आवाज़ लगाता है और दौड़ के आके उसके गले लग जाता है। फिर वो उसको एक एप्पल देता है, जिसको देखकर रोज उससे पूछती है कि तुम्हें ये किसने दिया? तो मीनो उससे कहता है कि ये मुझे अंकल टिब्बाल्ट ने दिया। रोज उस एप्पल को देख के सोच रही होती है और फिर पियरा से कहती है कि तुम अभी के लिए मीनो को रूम में ले जा सकती हो, मुझे अपने विजिटर से मिलना है। और हमें फिर से वही अनजान शख्स दिखाया जाता है जो कि प्रिंस की बातें सुन रहा था। रोज उससे कहती है क्योंकि तुम्हारा नाम प्रिंस ऑफ कैट्स है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बैठोगे भी जानवरों की तरह। इस पर वो कहता है कि मैं तो एक अनाथ हूँ, मुझे तो कैपुलेट्स ने अपने साथ बस यूं ही कर लिया था, तो इस घर के रूल्स मेरे पे नहीं लागू होते हैं। तो रोज उससे चिढ़ के कहती है कि तो फिर तुम यहाँ आए क्यों हो टिब्बाल्ट? तो बोल्ट उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुमने प्रिंस के बॉल में जाकर फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी करी है। प्यारी रोजालिन, तुम एक के बाद एक परेशानी खड़ी करती ही जा रही हो। तो फिर रोज उससे पूछती है कि क्या सच में? तो मुझे बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। टिब्बाल्ट उससे कहता है, इस पॉइंट पर आके अब तुम्हें कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है, तुमने अपना सारा इन्फ्लुएंस खो दिया है। रोज उससे कहती है, अगर ऐसा ही होता तो तुम यहाँ नहीं आते। तो बोल्ट उससे कहता है कि हाँ, मैं इम्प्रेस हुआ तुम्हारी इस बात से। रोज कहती है कि मैं किसी के भी सामने खड़ी हो सकती हूँ अकेले अपने दम पर। टिब्बाल्ट उससे कहता है, तुमने जो हंगामा खड़ा किया है बॉल में वो काफ़ी शानदार था, पर इसके लिए सिर्फ इरादे काफ़ी नहीं है, इस गेम को खेलने के और भी तरीके हैं। तो फिर रोज उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। टिब्बाल्ट जवाब देता है, मैंने कुछ ऐसा जानता हूँ जो कि जल्दी होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ फैमिली में तुम्हारी पोजीशन उठाने के लिए। तो रोज मुस्कुराते हुए कहती है, कभी कभी बिल्लियों के साथ खेलना डेंजरस हो सकता है, आखिरकार बिल्लियों के पास पंजे होते हैं तो वो कभी भी हमें स्क्रैच कर सकती है। टिब्बाल्ट उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है ताकि तुम्हें आगे कभी पावरलेस फील ना हो, और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें स्क्रैच नहीं मारूंगा। तो बताओ तुम क्या कहती हो? और तभी एपिसोड 8 एंड हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है और हमें कैपुलेट फैमिली की गैदरिंग दिखाई जाती है, जिसके अंदर हमें कैपुलेट फैमिली की हेड लेडी मैट्रियार्क से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। रोज अपने मन में सोच रही होती है, इतने लंबे समय बाद ये पहली बार है जब हमारी पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठा हुई है। मेरे पेरेंट्स, अंकल बर्नार्डो और बाकी सब भी यहाँ हैं, यहाँ तक कि ये जिद्दी टिब्बाल्ट भी यहाँ है क्योंकि ये भी ग्रैंडमदर को नाराज नहीं करना चाहता। लेडी मैट्रियार्क कहती है, जैसे ही कि प्रिंस ने अनाउंस किया है कि अब से वो कोई भी पार्टी और बॉल का आयोजन नहीं करेंगे, इतना ही सुनते ही सभी लोग चिढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो कोई पार्टी नहीं रखेंगे तो भला हम अपने फ्री टाइम में करेंगे क्या। इस पे लेडी मैट्रियार्क कहती है कि प्रिंस के दिमाग में क्या चल रहा होता है ये तो मुझे भी समझ नहीं आता, कौन जाने वो क्या ही सोचते रहते हैं। हालांकि हाइनेस ने अपने लोगों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया है, उन्होंने अपनी परवाह और प्यार जताने के लिए एक रॉयल आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया है। इस कंपटीशन का एम ये है, आज के बदलते दौर में वो वेरोना शहर का महत्व स्थापित करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर रोज कहती है, यही चीज़ तो मुझे टिब्बाल्ट ने बताई थी। इस बात को सुनकर टिब्बाल्ट मुस्कुरा रहा होता है। मैट्रियार्क आगे कहती है, हमारी फैमिली के लिए ये एक चांस हो सकता है प्रिंस एस्कालस का फेवर गेन करने का, तो मैं अब उन्हें चुनूंगी जो कि टैलेंट को सर्च करेंगे और हमारी कैपुलेट फैमिली को कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेंगे।
और तुम लोग इसे एक इम्पोर्टेंट टास्क समझ के करना, क्योंकि अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ तो मुझे किसी ना किसी को तो फैमिली का हेयर चुनना ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों के लिए ये नई बात नहीं होगी कि मैं उसी को अपना फैमिली का हेयर चुनूंगी जो कि कैपुलेट फैमिली को सबसे ज़्यादा प्राउड फील करवाएगा। तो अब तुम सब मुझे बता सकते हो कि मैं किसको कंपटीशन में अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करने का ऑनर दूं। रोज़ अपने मन में सोचती है कि ये तो मेरा चांस हो सकता है। वो कहती है कि ग्रैंड मदर, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? तभी हम देखते हैं कि रोज़ के फादर ने बीच में इंटरप्ट करके कहा होता है कि सभी लोग जानते हैं कि मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड और कोई भी नहीं है। तभी बर्नार्डो उनकी हरकतें देखते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, मैं हूँ जिसके पास सबसे अच्छे आर्टिस्ट के कनेक्शंस हैं। तो रोज़ के फादर कहते हैं कि मैं भी एक ऐसे आर्टिस्ट को जानता हूँ जो कि हालांकि इतना फेमस तो नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक टाइप से ड्रॉ करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उससे मदद लेंगे तो हम सभी लोगों के बीच में स्टैंड आउट ही नहीं करेंगे, बल्कि हमें एक जीनियस को सबके सामने लाने के लिए क्रेडिट भी मिलेगा। ये चीज़ देखकर रोज़ शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये दोनों तो पहले से ही तैयार हैं। जाहिर है टिबाल्ट ने ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुझे ही नहीं दी होगी। तभी उन दोनों की बहस बढ़ने लग जाती है और बर्नार्डो कहता है कि तुम बस इस फैमिली को बर्बाद कर सकते हो, तुम तो हमें बस किसान बनाकर ही छोड़ोगे। तुमको थोड़ा सा काम भी दे दिया जाए तो तुम शिकायत करने लगते हो। अब जब हेयर चुनने की बात आई तो तुम्हें अचानक से एनर्जी आ गई कि तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तुम रहने दो, तुमसे बेहतर मैं कर पाऊंगा। रोज की मदर बीच में आके कहती है, मेरी पति की तरफ अपनी ये गंदी उंगली मत दिखाओ। इस चीज से बर्नार्डो की पत्नी गुस्सा हो जाती है और बीच में आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से ऐसे बात करने की? तुम्हें तो खुद को जब तुम छोटी थी डिसिप्लिन सिखाने के लिए खेत में काम करने के लिए भेजा गया था। इस चीज पर रोज के फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी वाइफ से इस तरीके से बात करना बंद करो। तभी टिबाल्ट बीच में बोलता है कि लॉर्ड गेरोनिमो तो वाकई में काफी ज्यादा वाइल्ड है। रोज के फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। बेवकूफ, किसने कहा ये? क्या ये तुमने कहा? बर्नार्डो कहता है कि तुम्हारे जैसा आदमी तो सिर्फ अस्तबल संभालने लायक है। रोज के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उसे गाली देने लगते हैं। रोज और बाकी सब ये चीज देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि लोग दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर आपस में भी लड़ाई करने लग जाते हैं। ये सब कुछ देख के मैट्रियार्क उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है। ये सब कुछ देख के रोज अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार अब मैं मैट्रियार्क से बात कैसे करूंगी, ये सब कुछ कितना घटिया है। तो टिबाल्ट उससे कहता है, देखो रोजालिन, अगर तुम इस अव्यवस्था और अराजकता की वजह से अपनी चांस को जाने दोगी और तुम इंतजार करोगी तो वो कभी नहीं आएगा। तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें इस अव्यवस्था का फायदा उठाना चाहिए। तुम्हें हवा का बहाव समझ के उसके साथ बह जाना चाहिए। ये सुनकर रोज कहती है कि टिबाल्ट पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पर अभी वो सही कह रहा है। ये मेरा चांस हो सकता है कि मैं इस अव्यवस्था की वजह से कुछ फायदा उठा पाऊं। तभी उसकी नजर एक वेटर पर पड़ती है, तो उसके पास वो दौड़ के जाती है और उससे वाइन का जार ले लेती है। रोज मैट्रियार्क की तरफ आगे बढ़ रही होती है और अपने मन में सोचती है कि ग्रैंड मदर काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रही है। अब मुझे अपनी बात कहने के लिए उनकी अटेंशन खींचनी ही होगी। मैट्रियार्क अपना सर पकड़कर कह रही होती है कि भगवान रहम करे, इस तरीके से तो डिग्निफाइड कैपुलेट बिहेव नहीं करते। रोज उसके पास जाके कहती है कि आपके लिए ऐसी सिचुएशंस देखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आखिरकार आज ये फैमिली जिस भी पोजीशन पर है ये सिर्फ आपकी वजह से है। हो सकता है कि कुछ वाइन आपके दिमाग को शांत करने में मदद करें। मैट्रियार्क उसे तिरछी नजरों से देखती है और कहती है, मैं अपनी लेगेसी किसी ऐसे अव्यवस्था और अराजक लोगों को नहीं दे सकती। आखिरकार ये लोग बड़े कब होंगे? तो रोज उससे कहती है, हो सकता है कि आप जिस इंसान से सबसे ज्यादा कम उम्मीदें रखती हैं वही हमारी फैमिली को लीड करने के लिए सबसे ज्यादा योग्य हो। मैट्रियार्क उसे तिरछी नजरों से फिर से देखती है और कहती है कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करना चाहिए? आखिरकार सारे फैमिली मेंबर्स के अंदर तुम्ही ने सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करी है। तो रोज उससे कहती है कि अभी रिसेंटली मैं प्रिंस से मिली हूँ और जब सभी लोग कैपुलेट्स को इंसल्ट करने की ट्राई कर रहे थे तो प्रिंस ने मेरी साइड ली थी। तो मैट्रियार्क कहती है कि हमारे परिवार में और भी बहुत से लोग हैं जो कि प्रिंस के साथ काफी ज्यादा समय बिता चुके हैं और उन्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम प्रिंस से सिर्फ एक बार मिली हो फिर भी तुम उनकी खास हो चुकी होगी? रोज कहती है, आपके पूरे शासन काल में आज तक प्रिंस कभी भी हमारी फैमिली से इतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं हुए। मुझे नहीं पता ये उनकी मेरे लिए काइंडनेस है या सिर्फ क्यूरियोसिटी, पर मैं इतना जानती हूँ कि हो सकता है मैं कुछ काम आऊँ। मैट्रियार्क कहती है
कि ऐसे लग रहा है जैसे तुम मेरे जजमेंट पर क्वेश्चन कर रही हो। इस चीज़ से रोज़ घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है कि अब मैं जो भी कहूँगी उससे ये डिसाइड होगा कि अब यह मुझ पर भरोसा करेंगी या नहीं। फिर रोज़ बोलती है कि अगर ऐसा ही होता। फिर रोज़ को टिबाल्ट की बात याद आती है कि हवा को समझो और उसके फ्लो के साथ बह जाओ। तो रोज़ आगे कहती है, अगर हमारी फैमिली के इतने ही अच्छे कनेक्शंस होते प्रिंस के साथ तो आज हमें ये मीटिंग करनी ही नहीं पड़ती। आपका क्या कहना है इस पे ग्रैंड मदर? फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि एपिसोड 9 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि मैट्रियार्क सबको अपनी छड़ी से शांत करवा रही होती है और फिर वो कहती है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। इस चीज़ को सुन के सभी चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या इतनी जल्दी? तो वो जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ये फैसला लिया है और इस कॉम्पिटिशन में हमारी फैमिली को जो लीड करेंगे वो है मेरे दोनों बेटे गेरोनिमो और बर्नार्डो। ये चीज़ सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मैट्रियार्क को शुक्रिया करने लगते हैं। कहते हैं कि वो इस मौके को जाने नहीं देंगे। ये चीज़ सुन के रोज़ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और सोचती है कि क्या मैं फेल हो चुकी हूँ। लेकिन तभी मैट्रियार्क बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है, एक और चीज़, रोजालिन भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। इस चीज़ को सुन के बर्नार्डो और गेरोनिमो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। सभी लोग बातें करने लगते हैं, आखिर रोजालिन क्यों? ये निकम्मी लड़की, कितनी मनहूस है ये, आखिरकार मैट्रियार्क सोच क्या रही है? तभी मैट्रियार्क कहती है कि ये लोग खुद अपने आर्टिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट देंगे और ये खुद ढूंढेंगे। ये उनके ऊपर है कि वो किसी ऐसे को ढूंढ के लाए जो कि हमें जीत दिलवा सके और प्रिंस का फेवर भी। तभी बर्नार्डो बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि क्या आप सच में इस जैसी बेशरम लड़की पे भरोसा करेंगी कि ये हमें और हमारे फैमिली को प्राउड फील करवा सके? इस चीज़ पर गेरोनिमो कहता है कि इस बात पे तो मुझे भी ब्रदर से एग्री करना होगा, आखिरकार मेरी बेटी के अंदर कुछ भी स्पेशल क्वालिटीज़ नहीं है। ये चीज़ सुनकर रोज़ अपने मन में सोचती है कि मुझे फादर से एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे। बर्नार्डो कहता है, हो सकता है कि जब ये प्रिंस से बॉल में मिली थी तो उसके बाद से ये लड़की उनके क्लोज जाने की कोशिश करना चाहती हो। ये चीज़ सुन के सभी हंसने लग जाते हैं। तो रोज़ अपने मन में सोचती है कि मैं उन्हें ग्रैंड मदर को मेरे अगेंस्ट करने नहीं दे सकती। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है, टिबाल्ट बीच में हाथ उठाता है और कहता है कि मैं भी इस फैमिली के हेड सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ये चीज़ सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि क्या अब एक और फन तो नहीं, कम से कम हमें एक रेस्पेक्टेबल आदमी चाहिए जो कि हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट कर सके। तभी बीच में मैट्रियार्क इंटरप्ट करते हुए कहती है कि बस बहुत हो चुका है, ये मैं डिसाइड करूंगी कि कौन जाएगा और कौन नहीं, और जिन भी लोगों ने अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया है मैं उनके बारे में ज़रूर सोचूंगी। ये चीज़ सुन के टिबाल्ट काफ़ी कंफ्यूज सा चेहरा बना लेता है। उसके बाद मैट्रियार्क कहती है कि मैंने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है, दोबारा मुझसे सवाल करने की हिम्मत मत करना। तो अब तुम सभी लोग कान खोल के सुन लो, बर्नार्डो, गेरोनिमो और रोजालिन इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी। और ये मीटिंग खत्म हुई। तभी हम लोग देखते हैं कि गेरोनिमो और बर्नार्डो के लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं अगर किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो वो बेझिझक उनसे मांग ले। तभी बर्नार्डो गंदा सा मुंह बना के रोज को गाली देने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार ये मनहूस लड़की क्यों? रोज टिबाल्ट को देखती है और टिबाल्ट मुस्कुराता है। मैट्रियार्क उससे कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें कर लेती हो, काफ़ी इम्प्रेसिव लगा मुझे। इस चीज़ पे रोज शुक्रिया करती है। फिर आगे मैट्रियार्क कहती है पर एंड के अंदर सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, ना कि तुम्हारे शब्द, और अगर तुमने आखिरी में हमारी फैमिली को दोबारा से शर्मिंदा किया तो तुम देख लेना, इस बार मैं तुम्हें फैमिली से हमेशा के लिए निकाल दूंगी और ये आखिरी बार होगा जब हम लोग मिल रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रोज अपने मन में सोच रही होती है कि किस्मत अब धीरे धीरे मेरे फेवर में आ रही है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं कर सकती। अब मेरे बच्चे को भी और ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा अपनी ही फैमिली की वजह से। अब उसे भी सब लोग प्यार और रिस्पेक्ट देंगे जैसा कि मैं हमेशा से चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस एस्कालस का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर टिबाल्ट कह रहा होता है कि ये कितना फ़नी है, नोबल्स इस कंपटीशन में भी खुद से कुछ नहीं करेंगे बल्कि किसी को हायर करेंगे कि वो उनकी जगह पेंटिंग्स कर सके। नोबल्स हमेशा से यही तो करते आए हैं, दूसरों से काम करवा के खुद क्रेडिट ले लेते हैं। जिसके पास भी पैसा होगा, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया होगा, वही जीतेगा। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना होगा कि ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है बल्कि पोर्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। ये सत्ता के लोगों को अपनी जनता से जुड़ने का मौका देता है और हमें एक आइडियल इमेज बनानी पड़ेगी
ताकि रूलर्स के लिए पब्लिक ओपिनियंस अच्छे आ सके। और फिर हमें प्रिंसेस कालस दिखाए जाते हैं। फिर वो आगे कहता है कि इसे ऐसा समझ लो कि ये एक करेंसी है नोबल्स के लिए, जिसे कि कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। ये किसी चालाक और चतुर इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट गिफ्ट बनाता है। और ये एक पैसों को एक्सचेंज करने का और मैनिपुलेट करने का भी सबसे अच्छा तरीका है। और फिर वो किसी के पेंटिंग देखने लग जाता है और उसकी तारीफ करने लग जाता है। तो रोज अपने मन में सोचती है और फिर कहती है, तो इसका ये मतलब है कि जिसके पास भी इस आर्ट का कंट्रोल होगा वो इस इकोनॉमी पे कंट्रोल कर सकता है। तभी टिबल्ट कहता है कि हाँ, तुम काफ़ी जल्दी सीख जाते हो। तो फिर वो कहती है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक टेस्ट है ये जानने के लिए कि नोबल्स कितने अच्छे हैं और बुरे, और आखिरकार वो अपने चीज़ों पे और अपनी इकोनॉमी पे कितना नियंत्रण रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोज़ की नज़र एक पेंटिंग पे पड़ती है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। वो आदमी उससे कहता है कि ये फेमस सिटीस्केप है जिसे कि कुछ सालों पहले ही बनाया गया है। इस पेंटिंग के बनने से और एक्सपोर्ट करने से हमारे वेरोना के अंदर इसकी सुंदरता देखने के लिए काफ़ी सारे मर्चेंट्स आए हैं। फिर रोज पूछती है कि आखिरकार इसको पेंट किसने किया है। तो वो आदमी बताता है कि उसने अभी काफ़ी सालों से पेंटिंग नहीं बनाई है, वो एक्चुअली एक नॉवल है, उसका नाम है काउंट पेरिस। काउंट पेरिस नाम सुन के रोज कुछ सोचने लग जाती है और फिर कहती है कि वो कोई ऐसा वैसा पेंटर नहीं है, वो तो बल्कि सबसे बेस्ट है वेरोना के अंदर, जिसे प्रिंस खुद कमीशन देते थे अपने पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए। और अगर वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है तो फिर उसने आखिरकार पेंटिंग करना छोड़ क्यों दिया। रूमर्स तो ऐसे हैं कि उसने जब उसकी बिलव्ड की डेथ हुई थी उसके बाद से उसने छोड़ दिया। फिर हमें काउंट पेरिस के हाथ में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हमें देखने में जूलियट की तरह लग रही होती है। अब हमें ये आगे पता चलेगा कि क्या वो जूलियट ही थी जिससे काउंट पेरिस प्यार करते थे या फिर कोई और। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी कह रहा होता है कि ये काफ़ी क्यूरियस बात है, क्यों, है ना। फिर वो कहता है एक जीनियस पेंटर जिसने कभी भी दोबारा ब्रश नहीं उठाया क्योंकि उसने अपना म्यूज खो दिया। रोज कुछ भी जवाब नहीं देती है और बस उस पेंटिंग को ही देख रही होती है। फिर वो टिब्बार्ड से कहती है, तो अब हमें आगे क्या करना है, ये तो डिसाइडेड है, हमें इस आदमी को कन्विंस करना होगा ताकि वो हमारे लिए पेंटिंग कर सके। लेकिन टिब्बार्ड कहता है कि परेशान मत हो, हम उस आदमी को वैसे भी चूज नहीं करने वाले हैं। तो रोज कहती है, आखिर क्यों नहीं, ये आदमी दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छा है और हमें इसी की तो ज़रूरत है। फिर वो कहता है कि और भी बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा और वो हमेशा से फेल होते आए हैं। अगर इतना ही ईजी होता उसे कन्विंस करना तो फिर अभी वो किसी और के लिए ऑलरेडी पेंटिंग कर रहा होता। तो तुम अपना समय खराब करोगे उसके पास जाकर, क्यों ना हम किसी और को ट्राई करें। फिर रोज सोच रही होती है कि टिब्बार्ड इस टाइप का नहीं है कि जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वो इतनी आसानी से पीछे हट जाए। आखिरकार इस आदमी ने किया क्या है कि टिब्बार्ड उसे अवॉइड करना चाहता है, और अगर किया भी है तो भी मेरे लिए तो मेरी जीत का सबसे अच्छा ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन यही है, तो मुझे उनसे जाके बात करनी ही होगी। तभी हमें वहाँ पे काउंट पेरिस दिखाए जाते हैं जो कि खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। और यहीं पे एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 की शुरुआत होती है और हमें काउंट पेरिस का महल दिखाया जाता है जहाँ पर रोज और काउंट पेरिस एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। रोज अपने मन में सोच रही होती है कि काउंट पेरिस तो वही आदमी निकले जो कि मुझसे उस दिन बॉल में मिले थे। किस्मत तो मानो जैसे मेरा मजाक ही उड़ा रही है, हमारा लास्ट इंटरेक्शन पहले ही इतना ऑकवर्ड था। फिर वो आगे सोचती है, लेकिन इस आदमी का टेस्ट एकदम परफेक्ट है और ये प्रिंस के भी काफी ज्यादा क्लोज है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो तो यही है कि सभी में से जिसे मना करेंगे उसके चांसेस तो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा है। आगे काउंट पेरिस कहते हैं, तो लेडी रोजालिन, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की थी उसके मुताबिक मैं अपने कनेक्शन से शायद आपकी थोड़ी मदद कर पाऊँ। ये चीज सुन के रोज काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि इन्होंने तो सभी को रिजेक्ट कर दिया, फिर इन्होंने इतनी जल्दी मुझे हाँ कैसे कर दी। फिर वो कहती है, तो क्या हमें फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। जिस पर काउंट पेरिस उसे देखते हैं और कहते हैं, लेकिन एक शर्त है। तो रोज पूछती है कि क्या है। तो वो उसे बताते हैं कि बिना तुम्हारी किस्मत के या फिर इन्फ्लुएंस के तुम उनसे नहीं मिल सकती, जब तक तुम उन्हें कुछ ऐसा ना लाके दो जिसकी उन्हें जरूरत है। लेकिन उन्हें जो चीज चाहिए वो काफी ज्यादा रेयर है और उन्हें ढूंढना मुश्किल है, और उन्हें तो वही चाहिए। और अगर तुम वो आज शाम तक लाके दे दोगी तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। और फिर वो उसे लिस्ट देते हुए कहते हैं कि इसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है जिसकी उन्हें जरूरत है। रोज उसे पढ़ती है और खड़े होते हुए कहती है कि जरूर मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे मुझे आज मिल सके। और फिर उसके आगे काउंट पेरिस उससे कहते हैं, तो फिर ठीक है, मेरा बटलर तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देगा। रोज फिर थैंक यू करके जाने लगती है। रोज बाहर आती है और उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं
कि वो किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहा है, ये तो क्लियरली हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। फिर वो दोनों आदमी रोज को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि रुको, क्या तुम अभी जस्ट काउंट पेरिस से मिल के आ रही हो? तो रोज कहती है कि हाँ। तो फिर वो दोनों चौंक जाते हैं और उससे पूछते कि क्या, उन्होंने तुमसे क्या कहा? तो रोज जवाब देती है, काउंट पेरिस ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उन्हें ये चीजें ला के दे दी तो वो मुझे अपने पीएच से मिलवा देंगे। फिर वो दोनों आदमी उससे वो लिस्ट छीन लेते हैं और कहते हैं कि अगर हमने इसकी जगह वो चीजें ला के दे दी। लेकिन इतने में ही वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं उस लिस्ट को पढ़कर, और फिर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये तो मूर्खों का सौदा है, तुम भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए भी एक इनडायरेक्ट रिजेक्शन ही है, छोड़ दो इस चीज को। ये चीज सुन के रोज उनसे लिस्ट छीन लेती है और फिर वो दोनों आदमी दोबारा से हंसने लग जाते हैं। इस चीज से रोज का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। काउंट पेरिस उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। पीछे से काउंट पेरिस का बटलर आके कहता है, मास्टर पेरिस, आप जानते हैं कि आपने उस लड़की को एक इम्पॉसिबल टास्क दिया है। मेरा मतलब है कि ड्रैगन ब्लड पिगमेंट को खुद को ढूंढना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसकी माइथिकल रेपुटेशन की वजह से, और ऑप्रीमेंट पिगमेंट उसको तो काफी केयरफुली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। और अल्ट्रामरीन, ये तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पिगमेंट है इस दुनिया का। पेरिस कहते हैं, एस्कालस ने अपने पॉलिटिक्स के लिए पूरे शहर के अंदर बवाल मचा रखा है और मैं इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, और उसके लिए भी यही अच्छा होगा कि वो भी अब खुद को इन चीजों में इन्वॉल्व ना करे। आगे बटलर कहता है कि ये कितनी शर्म की बात है कि सिटी हमारे आर्ट की वैल्यू को डैमेज कर रहा है। आर्ट का जो एकदम प्योर फॉर्म था वो तो मानो जैसे कहीं खो ही गया है। आजकल तो पेंटिंग सिर्फ नोबल्स के पावर का सिंबल बन के रह चुका है, इसका असली मतलब तो मानो जैसे खत्म ही हो चुका है, सिर्फ एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। फिर आगे वो कहता है, अब तो वैसे भी काफी लंबा समय हो चुका है जब से आपने पेंट ब्रश उठाया है। काउंट पेरिस फिर पलटते हुए कह रहे होते हैं, जब जब नोबल्स इस सिटी में लड़ाई करते हैं तब तक कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। फिर अपने मन में वो किसी लड़की को याद कर रहे होते हैं जो कि हमें देखने में बिल्कुल जूलियट जैसी लग रही होती है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है और काउंट पेरिस नहा रहे होते हैं। फिर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अब तक वो वापस नहीं आई है, हो सकता है शायद वो घर चली गई हो जब उसने ये रियलाइज करा हो कि उससे ये टास्क नहीं हो सकता। फिर वो सोचते हैं कि जब मैंने उसकी पक्के इरादों वाली आंखें देखी थी तो एक बार को मैं डर गया था कि कहीं ये सच में वो काम करने ना चली जाए, लेकिन उसके लिए यही अच्छा है कि वो नहीं जाए। फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। तभी अचानक से उन्हें नीचे हो रही बहस की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि नीचे गार्ड रोज को अंदर जाने के लिए मना कर रहा होता है और उससे बहस कर रहा होता है। रोज उससे कहती है कि मैंने काउंट पेरिस से वादा किया था कि मैं उन्हें आज ये सब कुछ लाके दूंगी। बहस की आवाज सुन के काउंट पेरिस फटाफट से खड़े होने लगते हैं और नीचे जाने लगते हैं, और नीचे जाके देखते हैं तो उन्हें वहां पे रोज दिखाई देती है और उससे गार्ड बहुत गुस्से से कह रहा होता है कि चुपचाप तुम घर चली जाओ और यहाँ पे समय खराब करना बंद करो। रोज उससे कह रही होती है कि मेरा काउंट पेरिस से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके हाथ शिवर कर रहे होते हैं। इस चीज को काउंट पेरिस नोटिस कर लेते हैं। फिर रोज कहती है, अगर मैं आज उनसे नहीं मिली तो। इतना कहते कहते वो बेहोश होकर काउंट पेरिस के ऊपर गिर जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि रोज अपनी नींद से उठती है और अपने आप को अनजान जगह पाकर वो सोच रही होती है कि आखिर ये मैं कहाँ हूँ। फिर वो दबे पैर अपने कमरे से बाहर जाने लगती है और बाहर ही उसे काउंट पेरिस के बटलर मिल जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि क्या आप उठ चुकी है माई लेडी। तो रोज उनसे पूछती है कि हाँ, कल क्या मैं बेहोश हो गई थी? तो वो उसे जवाब देते हैं कि जी हाँ माई लेडी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज और काउंट पेरिस एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। रोज उनसे कहती है कि मैं आपको आपकी उदारता के लिए शुक्रिया करना चाहती हूँ, लेकिन इस पर काउंट पेरिस उसे कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। इस चीज को सुन के रोज काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि आखिरकार काउंट पेरिस मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं काउंट पेरिस उससे कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे जिद्दी बने को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुम तो सक्सेसफुली ड्रैगन ब्लड लिए आई हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं रहा होगा। जिस पर हम देखते हैं कि रोज अपनी यादों में चली जाती है और सोचती है कि ये उसके लिए कितना मुश्किल था, जैसे कि फिसल के गिर जाना, चोट का लग जाना और बारिश के अंदर अकेले चलते रहना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि रोज उनसे कहती है, हाँ मेरे लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, पर फिर भी मैंने उन्हें लाना मैनेज कर लिया। इस पर हम देखते हैं काउंट पेरिस उससे पूछते हैं कि हाँ मैंने देखा, लेकिन बाकी की चीजें कहाँ हैं। इस चीज को सुन के रोज चुप हो जाती है और फिर निराश हो जाती है। फिर वो कहती है कि सच कहूँ तो मेरे पास अभी सारी चीजें नहीं है, पर मैंने एक मर्चेंट को ढूंढ लिया है जो कि मुझे ये सब कुछ दिन या फिर कुछ महीने के अंदर लाके दे देगा। इस चीज पर काउंट पेरिस बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना के उससे कहते हैं, तो तुम फेल हो चुकी हो। इस पर रोज उन्हें जवाब देती है, लेकिन मैं एक ही दिन के अंदर कम से कम आपको ड्रैगन ब्लड लाके दे चुकी हूँ। इस चीज को करने में नोबल्स को या तो कुछ दिन या फिर कुछ महीने लग जाते, तो आप मेरे एफर्ट्स को कम आके उससे पहले आपको इस चीज के बारे में सोच लेना चाहिए। उसके बाद हम कुछ रीजनेबल डेडलाइंस के बारे में भले ही बात कर लेंगे। उन दोनों की इस बहस से बटलर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो आगे कहती है
कि मैं आपको सब कुछ लाके दे दूंगी, बट आपकी ये जो टाइट डेडलाइन है वो तो इसे इम्पॉसिबल बनाती है किसी के लिए भी। काउंट पेरिस उससे कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता, कोई भी नोबल अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके बहुत ही आसानी से मुझे ये सब कुछ लाके दे सकता था। अगर तुमसे इतना भी नहीं हुआ तो मैं आखिरकार तुम पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ एज अ पार्टनर। तो फिर रोज उन पे गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या यही सच है, या फिर ये कोई टेस्ट था ही नहीं, आपने मुझे पागल बना के भेज दिया ताकि मैं खुद ही हार मान जाऊं। इस चीज से पेरिस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो रोज उन पे जोर लगाकर पूछती है कि बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ। तो फिर पेरिस उसे जवाब देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम सही कह रही हो। ये जो पॉलिटिक्स की दुनिया है ये काफी ज्यादा डेंजरस जगह है पैर रखने के लिए, तो किसी की भी सेफ्टी के लिए यही अच्छा होगा कि वो इन सब चीजों से बाहर ही रहे। तो फिर रोज उनसे गुस्से से कहती है कि लेकिन मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लगता है, अगर आपको मेरे साथ काम नहीं करना है तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कुछ ना करूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये कितना डेंजरस है और कितना नहीं। काउंट पेरिस रोज को देखने लगते हैं और फिर कुछ सोचने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तो फिर ठीक है, बाकी की सारी चीजें मैं खुद ही ले आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए पेंट करने के लिए तैयार हूँ। इस चीज को सुन के रोज काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप सच कह रहे हैं। तो काउंट पेरिस उससे कहते हैं कि हाँ, भले ही तुम में कमियां हो लेकिन तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम पे भरोसा किया जा सकता है। इस चीज को सुन के रोज कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि किस तरह की कमियां। फिर वो उससे कहते हैं लेडी कैपुलेट, आपके अंदर साहस और कॉन्फिडेंस दोनों है कि आप इस पॉलिटिक्स में लड़ सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके से बेपरवाह और लापरवाह होकर सारे काम नहीं करने चाहिए। फिर वो उससे कहते हैं कि फिर भी मैं आपका पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। और फिर उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपका बच्चा आपका इंतजार कर रहा होगा अपने घर पर, मेरा बटलर आपको एक कैरेज प्रोवाइड करवा देगा। फिर रोज अपने मन में सोचती है कि क्या ये फिर से मेरी पेरेंटिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और फिर वो उन्हें शुक्रिया कर जाने लगती है। और फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बटलर रोज को बाहर छोड़ने आए होते हैं और रोज जाने लगती है। फिर बटलर उसे रोकते हुए कहते हैं कि आप जाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। फिर उससे कहते हैं कि मेरे मास्टर को माफ कर दीजिएगा, उन्हें पता है कि आपको इस चीज की काफी ज्यादा जरूरत है, पर उनका ऐसा मानना है कि आपको अपने आप को इस तरह लापरवाही करके इस टास्क में नहीं झोंकना चाहिए था। तो फिर रोज पेरिस की वो बात याद करती है जो उन्होंने कही थी और जवाब देती है कि काउंट पेरिस कहते हैं कि वो मदद करेंगी, लेकिन वो हमेशा अपना अपर एंड रखना चाहते हैं। तो फिर बटलर जवाब देता है कि वो भले ही ये चीज ना कहे, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें आपसे अच्छा पार्टनर मिल सकता था। तो फिर रोज उन्हें थैंक्स करती है। फिर से रोज जाने लगती है, लेकिन बटलर उसे दोबारा से रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि मैं आपको एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहता हूँ, ये जो टिब्बाल्ट नाम का आदमी है आप उससे दूर रहिएगा। तो फिर रोज सोच में पड़ जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। फिर वो वहां से जाने लगती है और बटलर उससे कहते हैं कि आप संभल कर जाइएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बटलर पेरिस के पास आके कह रहा होता है कि मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप उस लड़की के लिए इतनी जल्दी मान जाएंगे, जबकि आप तो कब से पॉलिटिक्स को अवॉइड करना चाह रहे थे। तो फिर पेरिस उसे जवाब देते हैं। फिर इस चीज से बटलर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको लंबे समय से इस तरीके से नहीं देखा। तो फिर पेरिस उससे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। तो फिर बटलर उससे कहते हैं कि लेकिन आप उस लड़की के ऑफर में इंटरेस्ट ले रहे थे। तो फिर पेरिस उसे जवाब देते हैं कि प्रिंस के इस गेम से बाहर रहना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था, तो फिर मैंने ये प्रेफर किया कि मैं खुद की शर्तों पे इसे करूं। तो फिर बटलर निराश होते हुए कहते हैं जैसा आप करें सर। और फिर वो ये कह के जाने लगता है कि चलिए मैं तैयारियां कर लेता हूँ, और फिर वो वहां से चले जाता है। पेरिस रोज को जाते हुए देख रहे होते हैं। तो दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज घर आ चुकी होती है और टिब्बाल्ट उसे पीछे से आवाज देते हुए कह रहा होता है कि तो तुम फाइनली घर आ चुकी हो, अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम पूरे दिन थी कहाँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। एपिसोड 13 की शुरुआत होती है। रोज टिब्बाल्ट को देख के शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है आखिरकार इतना लेट हो चुका है, यहाँ कर क्या रहा है। फिर वो उसे जवाब देती है कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुम्हें इस सवाल का जवाब पहले से ही पता है। तो फिर टिब्बाल्ट उससे पूछता है मैं बस ये जानना चाह रहा था कि काउंट के साथ तुम्हारी चीजें कैसी रही। तो वो जवाब देती है कि हाँ वो ठीक थी। फिर उसके पास आते हुए उससे पूछता है आखिरकार तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी जब पेरिस ने तुमको सिली मिशन पे भेजा था। तो रोज उससे पूछती है कि तुम क्यूरियस हो रहे हो। तो फिर वो जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ मुझसे एक शब्द कहना था, उसके आगे का काम तो मैं सिर्फ यूं चुटकियों में ही कर देता। फिर वो अपने मन में सोचती है जब से मुझे पता चला है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे फादर और अंकल के साथ भी शेयर करता है, मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकती। फिर वो जवाब देती है पेरिस के बटलर ने मुझसे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। इस बात पे टिब्बाल्ट मुस्कुराता है और उससे कहता है ये चीज तो मैं खुद भी तुमसे कह सकता था। तो फिर वो सरप्राइज होकर उससे पूछती है तो तुम मना नहीं करोगे। फिर वो उससे बोलता है मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि तुम्हारे एफर्ट्स काम भी आए या फिर नहीं। तो रोज उससे कहती है मैं श्योरली तो नहीं कह सकती, पर मेरे लिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। फिर टिब्बाल्ट की नजर रोज के हाथ पे लगी चोट पड़ जाती है।
उसे देखकर वो अपनी जेब में हाथ देकर पट्टी निकाल रहा होता है और उससे कहता है, तो आखिरकार उसने तुमसे मुझसे दूर रहने के लिए कहा है, तो अब बताओ तुम क्या करने वाली हो। रोज अपना हाथ झटक लेती है और कहती है कि मैं उसकी एडवाइस को फॉलो करने वाली हूँ, हालांकि आखिरी डिसीजन तो मैं खुद ही लूंगी। फिर टिब्बार्ट उससे कहता है कि तुम्हारे लिए किसी पर भरोसा करना तुमसे काफी कुछ ले सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तुम्हारे डिफरेंट होने वाला है या फिर नहीं। आगे वो कहता है कि मीनो सो चुका है, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, और फिर वहां से चला जाता है। रोज काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रोज मीनो के पास बैठी होती है और जैसे ही वो उसके फॉरहेड पर किस करती है, मीनो जग जाता है। मीनो की नजर रोज की हाथ पे लगी चोट पर जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और रोने लगता है और बोलता है कि मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। तो फिर रोज जवाब देती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर से सीन शिफ्ट होता है और 3 लड़कियां दिखाई जाती है जो कि गॉसिप्स कर रही होती है और बर्नार्डो और गेरोनिमा का कंपैरिजन कर रही होती है। फिर उनमें से एक लड़की कहती है, क्या तुमने कैपुलेट्स की यंग लेडी के बारे में सुना है? उसे शायद किसी मिस्टीरियस आदमी से कुछ बेनिफिट्स मिले हैं। जिस पर वो 2 लड़कियां इंटरेस्ट लेके उससे पूछ रही होती है कि आखिरकार वो कौन है। तो वो कहती है, अभी तो ये चीज क्लियर नहीं है, सिर्फ रूमर्स है, पता नहीं बट कोई तो है। इस चीज को बर्नार्डो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुन रहा होता है। तभी पीछे से गेरोनिमो आता है और उससे बोलता है, तुम उन लड़कियों की बातों को काफी ज्यादा माइंड कर रहे हो। देखा, तुमने मुझे नीचा दिखाया था ना, ये उसी का नतीजा है। अब देखना मैं ही टॉप करूंगा। इस चीज पर बर्नार्डो कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें कॉमन सेंस होगा, पर तुम में तो वो भी नहीं है। तुम्हारी बेटी का नाम इस कन्वर्सेशन में आना, यही काफी बड़ी बात है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैंने उस दिन जो तुम्हारी बेटी ने पैलेस के अंदर स्टंट किया था, उसके रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं, और उस रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ उसी का नाम नहीं बल्कि उसके नाजायज बच्चे का नाम भी था। क्या तुम्हें इसका मतलब भी समझ आ रहा है? फिर गेरोनिमो उससे पूछता है कि तो क्या हुआ? तो बर्नार्डो उससे कहता है, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है? उसका नाम रिकॉर्ड्स में होना ये दर्शाता है कि अब वो आने वाले समय में हमारी फैमिली को इनहेरिट करने के लिए कैंडिडेट्स बन चुके हैं, और तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है? क्या मजाक है, तुमसे तो तुम्हारी बेटी तक नहीं संभाली जा रही। इस चीज पर गेरोनिमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें इस चीज का डर लग रहा है कि तुम अपनी इन्फ्लुएंस खो दोगे इस फैमिली में? अगर तुम्हें मेरी बेटी से ही डर लग रहा है तो तुम मेरे समय के लायक ही नहीं हो। और फिर वो वहां से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा उस रोजालिन का। फिर हम देखते हैं कि बर्नार्डो वापस से उन लड़कियों की बात सुनने के लिए जाने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिसरेस्पेक्ट करने की। फिर से सीन शिफ्ट होता है और रोज पेरिस के महल के बाहर खड़ी होती है और गार्ड से कह रही होती है कि मुझे अंदर जाना है। वो गार्ड उससे माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा उस दिन के लिए। तभी पीछे से बटलर आता है और वो कहता है, आपका स्वागत है लेडी रोजालिन, उम्मीद है आज आपको ये परेशान नहीं कर रहा होगा। ये चीज सुन के वो गार्ड उदास हो जाता है। फिर वो आगे रोज से कहता है, मैं आपको अंदर तो ले चलता, लेकिन आज मास्टर पेरिस किसी से मिलना नहीं चाहते। इस चीज को सुनकर रोज काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 13 एंड हो जाता है। एपिसोड 14 की शुरुआत होती है। रोज कह रही होती है, लेकिन हमने तो साथ काम करने का वादा किया था ना। तो इस पर बटलर कहता है, प्लीज आप उन्हें गलत मत समझिएगा, साथ काम करने से उनका ये मतलब था कि ज्यादातर काम वो अकेले ही करेंगे, वो इसी तरीके के हैं, और आज तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि मैं किसी को अंदर ना लूं। इस पर रोज कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मेरे लिए ये चीज नहीं चलेगी, आखिरकार हम दोनों पार्टनर्स हैं तो हमें साथ ही ये काम करना चाहिए। तो फिर रोज कहती है कि प्लीज आप मुझे उनसे बात करने दीजिए। इस पर बटलर उनसे पूछते हैं, आखिरकार मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? तो रोज कहती है कि ये सिर्फ मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, आखिरकार काउंट को भी तो पता चलना चाहिए कि 2 लोग मिलकर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं बजाय उनके अकेले के। फिर वो अपने मन में सोचती है, उन्हें क्या लगा था वो इतना जल्दी मुझसे छुटकारा पा लेंगे। इस चीज को सुनकर बटलर मान जाता है और फिर उन्हें अंदर ले जाता है। फिर बटलर अंदर जाके रोज से कहता है, वैसे तो मास्टर आज किसी से मिलना नहीं चाहते थे, पर फिर भी कुछ ऐसा है जो आप उनके लिए कर सकती हैं। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं। रोज घबराते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि कुछ तो ऐसा है जिसमें मुझे बटलर फंसा के जा रहे हैं। और फिर वो घबराते हुए दरवाजा खोलती है और वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। रोज देखती है कि पूरा कमरा बिखरा हुआ पड़ा है, इधर उधर शीट्स उड़ रही है और पेरिस काफी ज्यादा मन लगाकर ड्रॉ कर रहे होते हैं। वो आगे जाती है तो पेरिस उससे कभी कुछ तो कभी कुछ मांगने लग जाते हैं और बार बार ये सब कुछ लाके देकर रोज काफी ज्यादा थक जाती है। फिर रोज दूर खड़े हुए पेरिस को देखने लग जाती है और उन्हें काफी ज्यादा एडमायर करने लग जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि ये कितने ग्रेसफुली पेंटिंग कर रहे हैं और बस उन्हें वो देखती ही रहती है। वो कहती है कि मानो पेंट ब्रश तो इनका खुद का हिस्सा ही बन चुका है और बस वो उन्हें देखते ही रह जाती है। फिर पेरिस की नजर रोज पर पड़ जाती है और इस चीज को देखकर रोज काफी ज्यादा घबरा जाती है। पेरिस उससे पूछते हैं, अच्छा ये तो तुम हो? इस चीज पर रोज कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो पेरिस उससे कहते हैं, मुझे लगा था कि आज मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, खासकर इस समय पर तो नहीं। तो फिर रोज कहती है, मैंने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी। फिर पेरिस को याद आता है कि बटलर कितना खुश होकर बोल रहा था कि आज वो उनके लिए कितनी परफेक्ट असिस्टेंट लाएगा। फिर वो सोचता है कि मुझे तभी समझ में आ गया था कि आखिरकार वो इतना खुश क्यों है।
आगे पेरिस रोज से कहते हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो, तो बोलो। फिर रोज कहती है कि मुझे यहाँ खड़े होकर यह महसूस हुआ कि मुझे आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके आर्ट को सिर्फ एक कंपटीशन जीतने का टूल देखा। उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑनर महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ खड़े होकर आपकी इस स्किल को देख पाई। इस चीज़ से पेरिस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं, और फिर मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम अभी तक खड़ी क्यों हो, जाकर मुझे वो ब्रश का सेट ला के दो, और ध्यान से लाना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आखिरकार तुमने जब सोच ही लिया है कि तुम्हें मेरी मदद करनी है, तो आज तुम पूरे दिन के लिए मेरी असिस्टेंट हो। इस चीज़ को सुनकर रोज़ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, 1 मिनट को तो मुझे ऐसा लगा था कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह देंगे। और फिर वो जाकर ब्रश लाकर देती है। ये सब कुछ खड़े हुए बटलर देख रहे होते हैं। तभी पीछे से एक वेटर आता है, तो बटलर उसे चुप कराकर वापस भेज देते हैं और फिर से रोज और पेरिस को देखने लग जाते हैं, और पेरिस काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड 14 एंड हो जाता है। एपिसोड 15 की शुरुआत होती है एक नए दिन से, और हम देखते हैं कि मीनो भी पेरिस के घर ही होता है और बटलर उसे कुछ खाने के लिए सर्व कर रहे होते हैं। पेरिस रोज को और मीनो को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रोज आके पेरिस से कहती है, आपका शुक्रिया माय लॉर्ड, मेरे बच्चे को भी अलाउ करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। फिर पेरिस रोज से कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने ही तो तुम्हें ऑफर करा था कि तुम इसे ला सकती हो। आखिरकार तुम्हें उससे दूर रहकर काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी। तो रोज कहती है कि हाँ, ये सच है, मैं जब भी अपने बच्चे से दूर होती हूँ मुझे काफी ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है। फिर वो पेरिस के पास आते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा माय लॉर्ड, पर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ समय से कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर पेरिस अपने मन में सोचते हैं, फिर रोज अपने मन में सोचती है कि मैं देख सकती हूँ कि आखिरकार ये पूरी सिटी के इतने फेमस आर्टिस्ट क्यों हैं। जिस तरीके से ये ब्रश को मूव करते हैं वो काफी इनक्रेडिबल है। पर फिर वो सोचती है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्हें परेशान कर रहा है, काश ये अपना सारा पोटेंशियल यूज कर पाते। फिर पेरिस अपने मन में सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिल पा रही है, शायद मुझे इसे किसी और से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। फिर वो आगे सोचते हैं, लेकिन ये मुझ पर यहाँ तक काफी ज्यादा भरोसा करके आई है, मैं ऐसे ही इसे निराश नहीं कर सकता। फिर पेरिस जवाब देते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी चीज से परेशानी ना हो। मैं अपना पार्ट पूरी तरीके से अच्छा करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं तुम्हारे इस इवेंट के लिए एफर्ट्स को मैच कर पाऊं। तभी दूर खड़े हुए मीनो उन्हें देख रहा होता है और उसका भी मन पेंटिंग करने का करने लग जाता है, और वो ये कहते हुए दौड़ने लगता है कि मुझे भी पेंटिंग करनी है। तभी उसका पैर एक कलर की बकेट पर लग जाता है और वो गिरने ही वाला होता है। इस चीज को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और रोज और पेरिस उसे बचाने के लिए जाते हैं, तो वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इस चीज को देखकर वो दोनों शर्माने लगते हैं और फिर वो रोज से पूछते हैं कि क्या ये ठीक है। रोज पेरिस से माफी मांग रही होती है और फिर मीनो को डांटने लग जाती है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं भागना चाहिए, जाओ और जाकर पेरिस से माफी मांगो। फिर मीनो पेरिस से माफी मांगने लग जाता है, तो पेरिस उससे कहते हैं कि डरो मत, कोई बात नहीं, जब मैं छोटा था तो मैं भी तुम्हारी तरह ही था। इस चीज को सुनकर मीनो और रोज उसे देखने लग जाते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि इनफैक्ट तुमने तो मुझे ये याद दिला दिया कि इंस्पिरेशन तो अनएक्सपेक्टेड चीजों से भी आ सकती है। और फिर वो ड्रॉ करने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये कलर तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और उसके आगे वो मीनो से कहते हैं कि क्या तुम्हें भी ये चीज ट्राई करनी है। तो फिर मीनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, तो फिर पेरिस उसे अपने साथ लेकर ड्रॉ करने लग जाते हैं। इस चीज को देखकर रोज काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन तीनों को देखकर बटलर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अपने मन में सोचते हैं कि आने वाले दिन काफी ज्यादा अच्छे होंगे, अब मास्टर के सारे बाउंड्स हील हो जाएंगे और लकीली मिस रोजालिन को भी अब सफर नहीं करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि एक अनजान शख्स ये सब कुछ होते हुए बाहर खिड़की से देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर उसकी मेड उससे पूछती है कि आज आप काफी ज्यादा अच्छे मूड में लग रही है माय लेडी, क्या आप इसलिए खुश है कि आप काउंट के पास जा रही हैं। तो फिर रोज शर्माते हुए कहती है कि तुम कुछ भी मत बोलो, मैं तो सिर्फ इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज पेंटिंग खत्म होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि रोज नीचे जाने लगती है, तो वो दो मेड को बातें करते हुए सुनती है। तो फिर उनसे पूछती है कि क्या हुआ। वो मेड बताती है कि क्या आपको नहीं पता जो आज काउंट पेरिस के घर हुआ। इस चीज को सुनकर रोज काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पेरिस के महल का सीन, जहाँ पर कांच टूटे हुए बिखरे पड़े होते हैं और पेरिस और रोज काफी ज्यादा परेशान होकर खड़े होते हैं और उन्हें काफी ज्यादा झटका लगा होता है। उनकी पेंटिंग को किसी ने फाड़ दिया होता है। बटलर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रोज कहती है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए कि आखिरकार इतना घिनौना काम किसने किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी साजिश उनका इंतजार कर रही है, और यहीं पे एपिसोड 15 एंड हो जाता है। एपिसोड 16 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रोज पेरिस से कह रही होती है कि हमें एक इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए कि आखिरकार इतना घिनौना काम किसने किया है। लेकिन पेरिस उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। फिर रोज पूछती है कैसे, लेकिन पेरिस उसे बिना जवाब दिए जाने लगते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या ये वही था, क्या उसका यही मतलब था उस दिन। फिर हम पेरिस की यादों में देखते हैं कि वो बर्नार्डो से मिलने आए होते हैं, जिससे बर्नार्डो कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम पिछले कुछ दिनों से मेरी भतीजी रोजालिन के साथ काफी बिजी हो
और मुझे लगा था कि तुम अपने शब्दों वाले आदमी होगे। जिस चीज़ पर पेरिस जवाब देते हैं और कहते हैं कि इस चीज़ का हम दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने उसकी मदद अपनी ज़रूरत के हिसाब से करी है। तो इस चीज़ पर बर्नार्डो गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, तुम इस तरीके की बातें नहीं कर रहे होते मुझसे अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म होती तो। फिर पेरिस बर्नार्डो को जवाब देते हुए कहते हैं कि लॉर्ड बर्नार्डो, आपको देखकर मुझे काफी ज्यादा निराशा महसूस होती है कि आप कितने बदल चुके हैं। इस चीज पर बर्नार्डो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं बदल चुका हूँ? मुझे लगता है कि शायद तुम हो वो जो बिल्कुल नहीं बदले, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें इसी तरीके से जीना आता है, जैसे मेरी बेटी की मौत का कारण बनना काफी नहीं था, अब तुम मुझसे भी इस तरीके से बात कर रहे हो। फिर हम देखते हैं पेरिस को जूलियट की झलक दिखाई देती है और फिर वो बर्नार्डो को देखते हैं, वहां से जाने लगते हैं। पीछे से बर्नार्डो उनसे कह रहा होता है कि तुम अपने अतीत से कितना भी भाग लो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इस रास्ते पर चल के कभी भी खुशियां नहीं मिल सकती है। फिर हम देखते हैं सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और रोज अपने बच्चे को बटलर के पास छोड़कर पेरिस का पीछा करने लगती है और दौड़ते हुए उनसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप मुझे इस तरीके से अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं, आपको कम से कम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा। जिस पर पेरिस जवाब देते हैं, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता हूँ। इस चीज पर रोज कहती है, लेकिन हम तो एक टीम थे ना, आप मुझे बता दीजिए, आपको इससे अकेला डील करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बर्डन हूँ तो प्लीज मुझे बताइए कि मैं कैसे इस चीज के अंदर आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इस चीज पर पेरिस कहता है कि तुम चिंता मत करो, प्रॉब्लम तुम नहीं बल्कि मैं खुद हूँ और इस चीज के लिए मुझे ही ब्लेम करना चाहिए, इसलिए इस चीज को मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। फिर रोज अपने मन में सोचती है, मुझे समझ नहीं आ रहा बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इन्हें पुश करना चाहिए कि ये मुझे जवाब दे। फिर आगे वो कहती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी परेशानियां क्या है। इस चीज पर पेरिस रुक जाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, तुम जानना डिजर्व करती हो। फिर वो उससे कहते हैं, क्या तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है कि तुम किसी को बचाने ही वाली थी, लेकिन तुमसे बीच में कोई कमी छूट गई और तुम बीच में ही फेल हो गई। ये सब बातें सुनकर रोज सोच में पड़ जाती है। आगे पेरिस कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, और तुम फिर उन्हें खो देते हो, और उन्हें खो देना पूरी तरीके से तुम्हारी ही गलती है, इसलिए अब जितनी भी तुम्हारी जिंदगी बची है तुम्हें उसमें सिर्फ रिग्रेट करना होगा। तो आगे रोज अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये मुझे उन दिनों की याद क्यों दिला रहे हैं। पेरिस आगे कंटिन्यू करते हैं कि सबसे बुरी चीज तो यह है कि तुम जानते हो कि तुमने इनफ नहीं किया। फिर रोज अपने मन में सोचती है कि इस तरीके का दुख, ये तो मानो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ही छवि को कुछ सालों पहले की देख रही हूँ। फिर आगे वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काउंट और मैं सिमिलर है। फिर वो कहती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। फिर पेरिस रोज से कहती है कि अगर पोर्ट्रेट बनाना आपके जजमेंट के खिलाफ है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, मैं किसी और पार्टनर को ढूंढ लूंगी। आज तक के लिए आपका शुक्रिया, आपने जो भी मेरे लिए किया है। इस चीज को सुनकर पेरिस अपने हाथ बांधते हुए रोज को देखते हैं, लेकिन रोज बहुत ज्यादा उदास होकर वहां से जाने लगती है। तो फिर पेरिस उसे रोकते हैं और उसके क्लोज जाके उससे कहते हैं, लेडी रोजालिन, आप बाहर जाके अगर किसी को ढूंढेंगी तो बाहर काफी ज्यादा धक्कल देने वाले लोग हैं, लेकिन इस चीज का लिए एक और रास्ता है। तो फिर वो पूछते हैं आखिरकार क्या। तो फिर वो कहते हैं कि मैं आपको अभी भी इनडायरेक्टली हेल्प तो कर ही सकता हूँ मेरे कनेक्शन से। तो रोज कहती है कि क्या आप श्योर है, आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिर पेरिस कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अब मैं अपने शब्द वापस नहीं ले रहा हूँ। तो फिर इस चीज को देखकर रोज चौंक जाती है और फिर उन्हें देखने लगती है। फिर आगे वो अपने मन में सोचते हैं कि इसने मुझ पर इतने आगे तक भरोसा किया है, मैं ऐसे ही इसे निराश नहीं कर सकता। फिर रोज मुस्कुराने लगती है और उनसे कहती है कि उम्मीद है कि हमारे लिए इनफ टाइम होगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड 16 एंड हो जाता है। एपिसोड 17 की शुरुआत होती है और हमें कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग आपस में फुसफुसा रहे होते हैं और प्रिंस स्कारलेस उन्हें अपने सर पर हाथ रखकर देख रहे होते हैं। फिर आगे हमें लॉर्ड रिकी की तरफ से आई हुई एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसको कि ग्रेट आर्टिस्ट एंटोनियो ने बनाया होता है। उस पेंटिंग को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इस पेंटिंग के लिए तो लॉर्ड रिकी ने काफी ज्यादा पैसे खर्चे होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस कार्लेस को वो पेंटिंग कुछ खास पसंद नहीं आई होती है और वो अपने मन में सोचते हैं कि इस कमरे में सिर्फ दिखावा भरा है। वैसे तो ये लोग कहते हैं कि इन्हें सिटी के आर्ट की और सिटी की चिंता है, लेकिन सभी लोग यहाँ पर सिर्फ अपने पैसे का कंपटीशन दिखाने आए होते हैं। आगे वो रोज के रेफरेंस में सोचते हुए कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो ऐसा नहीं करेगी, पता नहीं आखिरकार वो करने क्या वाली है। तभी हम देखते हैं रोज को, जो कि प्रिंस को ग्रीट कर रही होती है, लेकिन प्रिंस उससे कहते हैं तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। इस चीज को सुनकर बाकी सभी लोग रोज का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो फिर रोज जवाब देती है कि आप सही कह रहे हैं योर हाइनेस, आपको तो पता ही है कि जो पेंटिंग मैंने काउंट से बनवाई थी उसको तो किसी ने बहुत ही बेरहमी से खराब कर दिया है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ छोटा सा प्रिपेयर किया है, जो कि कुछ ज्यादा तो नहीं है, पर मैंने उसमें सब कुछ लगा दिया जो भी मेरे पास था।
मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा। लेकिन इस चीज़ पर प्रिंस अपने मन में सोचते हैं कि शायद ये कोई बहाना दे रही है। फिर वो सोचते हैं कि ये तो कितनी शर्मनाक बात है, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम वो तो मुझे इस बोरियत से बचा ही लेगी। फिर वो आगे अपने मन में सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे इस सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए और अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि विनर की अनाउंसमेंट हो जाती है और विनर होते हैं बर्नार्डो और उसका आर्टिस्ट गैलो। इस चीज़ को सुनकर गैलो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग बर्नार्डो को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर आगे एक और अनाउंसमेंट होती है कि अब पेंटिंग को टाउन स्क्वायर में लगाया जाएगा, तो सभी लोग आकर उसे वहाँ देख सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रोज के फादर बर्नार्डो से काफी ज्यादा जल रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद इसकी अच्छी किस्मत थी। सिर्फ लेडी मैट्रियार्क बस उन दोनों को देख रही होती है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पेंटिंग को टाउन स्क्वायर में ले जाया जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बर्नार्डो कह रहा होता है, मुझे बेसब्री से इंतजार है कि कब कॉमनर्स इस मास्टरपीस को देखेंगे। और गार्ड सभी लोगों को जो रास्ते में उन्हें हटा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंस भी उसी रास्ते पर जा रहे होते हैं। तभी एक औरत आके प्रिंस से शुक्रिया करती है और फिर उसके बाद में एक बच्चा भी आके प्रिंस से शुक्रिया करता है। इस चीज को देखकर गार्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। गार्ड कहता है कि और हाइनेस, मुझे लगता है कि आपके लिए यही बेस्ट होगा कि आप यहीं रुके। शायद किसी ने तमाशा खड़ा किया है तो हमें उस चीज को कंट्रोल करवाना पड़ेगा पहले। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंस एस्कालस उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर वो उन लोगों को देखने लग जाते हैं कि जिनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। तो फिर प्रिंस उसको छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। फिर आगे हमें दिखाई जाती है रोज की हेल्पर पियरा, जो कि सभी लोगों से कह रही होती है कि आप लोग शांत हो जाओ, सभी की बारी आएगी, आप चाहो जितना ले जा सकते हो। फिर एक औरत रोज से कहती है कि क्या ये सच में फ्री है मिस? तो फिर रोज मुस्कुराते हुए कहती है कि जी हाँ बिल्कुल। तभी प्रिंस उसके पास आकर कहते हैं कि क्या एक मुझे भी मिल सकता है, जिन्हें देखकर रोज मुस्कुराती है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है कि जी हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग रोज के थ्रू दिए गए पैम्पलेट्स और पेपर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं और क्लोडिया कह रही होती है कि क्या ये सब कुछ प्लान कर रही थी इतने दिनों से। फिर हम देखते हैं कि बर्नार्डो काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है और वो कहता है कि इन सभी लोगों को रास्ते से हटाओ। तभी पीछे से आवाज आती है और वो उससे कह रही होती है कि अब इस सब चीज की जरूरत नहीं है बर्नार्डो। तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर कहता है कि आखिरकार आप कहना क्या चाहती। लेडी मैट्रियार्क उससे कहती है कि तुम मूर्ख हो, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है कि आखिरकार उस लड़की ने यहाँ पर क्या किया है। ऐसा लग रहा है कि मानो उस लड़की में जितना तुमने और मैंने सोचा था उससे भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इस चीज को सुनकर बर्नार्डो काफी ज्यादा क्लूलेस हो जाता है। आगे फिर वो कहती है कि उस लड़की को अच्छे से पता था कि असली बैटलफील्ड है कहाँ पर। और फिर हमें रोज दिखाई जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 17 एंड हो जाता है। एपिसोड 18 की शुरुआत होती है और क्लोडिया पेपर पे बनी पेंटिंग को देखते हुए कह रही होती है कि ये तो सिर्फ एक रेगुलर पोर्ट्रेट की तरह है, बल्कि ये तो एक स्केच की तरह है। जब सभी नोबल्स बिजी थे अपने पैसे खर्च करके आर्टिस्ट और जजेस को खरीदने में, इसने तो पूरे कॉमनर्स को ही इंक्लूड कर लिया कंपटीशन में। इसने पूरी तरीके से गेम के ही रूल्स चेंज कर दिए। मुझे मालूम है कि सभी नोबल्स और कॉम्पिटिटर्स इसको श्योरली डिस्कार्ड करना चाहेंगे, लेकिन अगर वो इस पोर्ट्रेट को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि वो लॉर्ड पेरिस और उनके आर्टिस्ट के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि इस पे उनके साइंस है। और उन्हें डिस्रिगार्ड करना यानी कि सिटी के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों के ग्रुप के अगेंस्ट जाना, जो कि कोई भी नहीं करना चाहेगा। क्या ये लड़की सचमुच ये सब कुछ जान पाई थी? और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेडी मैट्रियार्क जेरोनिमो और बर्नार्डो पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ध्यान से सुन लो, तुम्हें अच्छे से पता है कि अब मैं क्या कहने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रोज को अलाउ कर दूं कि वो हमारी फैमिली मीटिंग्स में इंक्लूड होने लग जाए और अपने ओपिनियन शेयर कर पाए। इस चीज को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और अनएक्सेप्टेबल है। आप जानते हैं कि ये चीज तो सिर्फ एक्सक्लूसिव और रेप्यूटेबल कैपिलेट्स के लिए होती है सिर्फ। तो फिर लेडी मैट्रियार्क गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे तुमने अब मुझ पर अपने सवाल और आवाज उठाना सीख लिए हैं जेरोनिमो, और जब मुझे तुम्हें इस चीज का जवाब देना पड़ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरकार तुम उस पोजीशन पे हो क्यों, इस पोजीशन पे मैंने तुमको रखा है फैमिली के अंदर। फिर आगे वो कहती है, हालांकि ये कहना मुश्किल है कि उसने ये कॉम्पिटिशन जीता है, लेकिन तुम ऐसा कह सकते हो कि उसने इससे भी बड़ा कुछ जीता है। उसने प्रिंस का दिल जीत लिया है। मेरी ग्रैंड डॉटर वो अकेली इंसान है जो इतनी माइन्यूट डिटेल को भी समझ पाई थी, और मैंने सुना था कि किसी ने उसकी पेंटिंग को खराब कर दिया था, फिर भी अपने डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करके उसने सब कुछ मैनेज कर लिया। ये काफी ज्यादा क्रिएटिव प्लान था और इस चीज से कोई भी मना नहीं कर सकता। और ऐसे ही तुम पॉलिटिक्स के गंदे गेम खेलते हो और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मुझे उसको श्रेय देना ही होगा। हम देखते हैं कि इस चीज पर बर्नार्डो काफी ज्यादा चिढ़ते हुए उन्हें देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोज को, जो कि पेरिस को देख रही होती है और फिर अपने मन में सोच रही होती है
कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर काउंट पेरिस मेरी मदद नहीं करते तो। और फिर हमें कंपटीशन से पहले के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेरिस ने रोज को कुछ अच्छे आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाया होता है और एक आदमी उन आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा होता है कि ये हमारे फील्ड के सबसे ज़्यादा बेस्ट आर्टिस्ट है और ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि रोज से पेरिस पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम श्योर हो इस चीज़ के लिए। तो फिर रोज कहती है कि मुझे डाउट्स तो हैं पर मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार ये चीज़ मुझे कहाँ तक लेके जाएगी। पेरिस रोज से कहते हैं कि तुम जिस रास्ते पर चलना चाह रही हो उसके अंजाम काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है, तो अगर ये हमारे फेवर में नहीं आते हैं तो तुम मेरे साथ मत रुकना और इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर ले लूंगा। तो फिर इस चीज़ पर रोज काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने बालों को पीछे करती है और कहती है कि अच्छा, तो फिर आखिरकार आपने मुझसे इतने इम्पॉसिबल टास्क जो करवाए हैं। और फिर वो पेरिस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और उनसे कहती है कि अब आपको मेरे लिए ये तो करना ही होगा और आप मुझसे ऐसे ही दूर नहीं जा सकते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो इस चीज़ से पेरिस काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं और शर्माते हुए अपने हाथों की स्लीव्स को ठीक करने लगते हैं। फिर वो रोज़ को देखते हुए कहते हैं कि इस लड़की में सचमुच कुछ तो बात है। फिर हम देखते हैं कि रोज और पेरिस उन आर्टिस्ट के पास खड़े होते हैं। फिर रोज जाते हुए पीछे पलटकर पेरिस को देखने लगती है और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंस काफी ज्यादा खुश होते हैं और बर्नार्डो काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसे काफी कंट्रोल करना पड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं रोज को जो कि काफी ज्यादा खुश होती है और मुस्कुरा रही होती है, लेकिन तभी उसकी स्माइल फेड होने लग जाती है और उसकी फिर से भीड़ में किसी पे नजर पड़ जाती है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। शायद उसकी नजर फिर से रोमियो और जूलियट पर पड़ चुकी थी। फिर आगे जूलियट कह रही होती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये फेस्टिवल है किस चीज का। रोमियो धीरे धीरे साइड में पलट रहा होता है और रोज काफी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही होती है। तभी रोमियो भी कुछ देखकर मुस्कुराता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 18 खत्म हो जाता है। एपिसोड 19 की शुरुआत होती है रोमियो और जूलियट से। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है और जूलियट का नकाब उड़ने लग जाता है, जिसे संभालते हुए वो कह रही होती है कि आखिरकार उधर चल क्या रहा है, वहाँ काफी ज्यादा हलचल हो रही है, क्या हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। तो फिर रोमियो भी उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर रोज पर पड़ती है जिसे कि प्रिंस टिएरा पहना रहे होते हैं, जिसे देखकर रोमियो सोचता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। फिर वो जूलियट से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अगर हम वहाँ गए तो वहाँ काफी सारे लोग हैं, वो हमें पहचान सकते हैं और ये हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। फिर वो उसे ले जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, मैंने तो थोड़े समय के लिए होल्ड करने का सोचा था बट अब मैंने कुछ बेटर सोच लिया है। तभी हम देखते हैं कि उस दिन बर्नार्डो ने वो कंपटीशन जीत तो लिया था, लेकिन उसकी जीत कुछ खास नहीं थी क्योंकि लोगों के मन में जो उस दिन की याद रहेगी उसको लेकर वो एक हल्की हवा की तरह रहेगी। उसका जो फैनफेयर था वो कुछ ज्यादा टिका नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि जो रोज ने किया था वो उसने काफी ज्यादा वैल्यूएबल प्राइज जीती थी और उसने जो किया उस चीज की कहानी अब सालों तक यूं ही चलती रहेगी। और हम देखते हैं कि अब एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोज को जो कि आईने में खुद को देख रही होती है। तभी पीछे से उसकी मेड भागते हुए आती और उससे कहती है कि आपके लिए एक लेटर आया है जिस पर एक रॉयल सील लगी है, जिसे सुनकर रोज सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार उसमें क्या होगा। तो फिर वो उसे पढ़ते हुए आ रही होती है नीचे। तभी उसकी नजर टिबाल्ट पे पड़ती है जो कि मीनू को एप्पल दे रहा होता है, जिसे वो पूछती है कि आखिरकार तुम अंदर कब आए। तो फिर वो कहता है कि मैं बस अभी आया, मैं तो मीनू को कुछ स्किलफुल सिखा रहा था। तो फिर वो मीनू से कहता है कि तुम्हें अपनी मदर को ग्रीट करना चाहिए। तो फिर मीनू बड़ी क्यूटली अपनी मदर को ग्रीट करता है, जिसे देखकर रोज काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो टिब्बार्ट उसकी तारीफ करने लग जाता है। फिर उसकी नजर पड़ती है रोज के हाथ में लेटर पर, जिससे देखकर वो कहता है कि आखिरकार इसमें लिखा क्या है। तो फिर रोज कहती है कि इसमें कुछ नहीं है, बस इतना लिखा है कि प्रिंसेस कार्लस ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए। तो फिर टिब्बार्ट कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुम तो धीरे धीरे एक सेलिब्रिटी बन जाओगी, इस चीज के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फिर रोज उसे शुक्रिया करती है। फिर टिब्बार्ट उसे कुछ कहने वाला होता है बट नहीं कहता है। तो फिर रोज उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कहता है कि कुछ नहीं। फिर वो बस उसे देखने लगता है। रोज अपने मन में सोचती है कि वो जरूर मुझसे कुछ कहने वाला था। फिर वो अपना सर हिलाते हुए सोचती है खैर छोड़ो, मुझे अभी प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज अब प्रिंस के महल आ चुकी होती है और अपने मन में सोच रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पर वापस आ जाऊंगी। आगे वो अपने मन में सोच रही होती है कि जब मैं आखिरी बार यहाँ आई थी तो मैं काफी ज्यादा हैवी हार्ट के साथ चल रही थी। तभी उसे एक सर्वेंट रास्ता गाइड करने लगता है। आगे वो कहती है कि लेकिन अब से चीजें डिफरेंट होंगी। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने से क्लॉडिया और बाकी की दो लड़कियां जो उससे पहले मिली थी वो जा रही होती है, जिन्हें देखकर वो उन्हें ग्रीट करती है। लेकिन तभी वो तीनों उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है और फिर रोज भी आगे जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सर्वेंट उसे बाहर ले आता है, जिसे देखकर वो सोचती है कि आखिरकार ये मुझे बाहर क्यों ले जा रहा है। फिर वो पूछती है कि क्या ये सच में सही रास्ता है, हम बाहर क्यों जा रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि आप चिंता मत करिए, हाइनेस आपका अपने प्राइवेट लेक पर इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुनकर रोज को आवाज नहीं आती है तो वो वापस से पूछते हैं कि आखिरकार प्राइवेट क्या। तभी हम देखते हैं कि उसे प्रिंस दिखते हैं जो कि नदी में नहा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है।
और कंफ्यूज होने लगती है। फिर वो पूछती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस पानी में हाथ देकर एक मछली को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर रोज और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि ये भी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई, जिसका जवाब देते हुए वो कहती है कि जी हाँ। फिर प्रिंस उससे कहते हैं कि तुम भी मुझे ज्वाइन कर सकती हो अगर तुम चाहो तो, पानी काफी ज्यादा ठंडा है तो ये तुम्हारे घर में उतार देगा। तो फिर रोज कहती है कि नहीं आपका शुक्रिया, मैं यहीं पे ठीक हूँ। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा गार्डेड लग रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें फॉर्मल मीटिंग के लिए बुलाया है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ यूं ही बुला लिया। तो फिर रोज कहती है कि आपने सिर्फ लेटर में मुझे यहाँ बुलाया था तो मुझे ये अज्यूम करना पड़ा। तो फिर प्रिंस कहते हैं तो तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मैं काफी ज्यादा लेजी हूँ एक इन्विटेशन देने के लिए। तो फिर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर प्रिंस कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, मुझे ये काफी ज्यादा टीडियस लगा था कि मैं इतने सारे शब्द लिखूं। तो फिर रोज उससे कहती है तो क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके समय के लायक नहीं हूँ। तो फिर इस चीज पर प्रिंस शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं कि लवली लवली, हाउ लवली, तुम्हारे पास तो फैंक्स है लेकिन क्या वो इतने शार्प भी है। तो फिर रोज कहती है कि सब मैं सीरियसली पूछ रही हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों था। तो फिर प्रिंस कहते हैं कि क्या ये इतना अनयूजुअल है, मैंने तुमने सिर्फ इंटरेस्ट लिया है, स्पेशली उस दिन के बाद जो तुमने कंपटीशन में किया था। तो फिर रोज चिंतित होते हुए कहती है इतना तो मैं भी जानती हूँ योर हाइनेस, पर आप भी जानते हैं कि आखिरकार मैं किस चीज के लिए क्यूरियस हूँ। तो फिर प्रिंस उससे कहते हैं अच्छा तो तुम डीपर रीजंस ढूंढ रही हो, जैसा कि मुझे लगा था। ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा इमेजिन करना, बट मैं अपने पार्ट्स तुम्हारे अंदर देखता हूँ, मानो जैसे तुम मेरी ही छवि हो। फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि वो जो फीलिंग होती है हमेशा नजर रखे जाने वाली, कि अब मैं राइज करूंगा या फिर मैं बिखर जाऊंगा, बट मैं जहां भी जाता हूँ मेरे पीछे पीछे ट्रबल्स आ जाते हैं। फिर आगे वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि उस दिन तुम मेरी जिंदगी में एक अनवांटेड तूफान की तरह आई, जिसने कि एंड लैंड को बेनिफिट करते हुए किया, और नोबल्स के लिए तुम एक कांटे की तरह थी जो उन्हें चुभ गया, जिससे कि उन्हें ना तो किसी पैसे का गेन हुआ ना ही किसी पावर का गेन हुआ, और मैं भी अपना इन्फ्लुएंस उन पे जमाने पे नाकामयाब हुआ। आखिरकार इसीलिए तो मैंने ये कंपटीशन रखा था, पर मेरे लिए और लोगों के लिए तुम एक रोज की तरह ब्लूम करी हो। तुमने मुझे रियलाइज करवाया है कि आखिरकार मुझे अपनी नजरें कहाँ रखनी चाहिए। तो फिर रोज कहती है कि आई सी। तब फिर आगे प्रिंस कंटिन्यू करते हुए कहते हैं और तुम मुझे इस चीज पर तो शुरू ही मत करवाओ कि तुम आखिरकार अपने शब्दों का चुनाव कैसे करती हो। तुम इतने केयरफुली अपने थॉट्स को अपने शब्दों में रखती हो कि मैं क्या कहूँ। तुम हर चीज को इतनी परफेक्टली कहती हो जिसमें की पूरी डिटेल होती है। तुम इस तरीके से बात करती हो जैसे कोई छुर रही हो, लेकिन वो एकदम हार्मलेस महसूस होती है। और ये चीज मुझे बताती है कि तुम एक ऐसे माहौल में बड़ी हुई हो जहाँ पर तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा कड़ी नजर रखी गई है, इसलिए तुम काफी ज्यादा एहतियात बरतती हो और अब तुम किसी पर भी भरोसा करने से डरती हो। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। तो फिर रोज जवाब देती है कि नहीं आप सही कह रहे हैं। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैंने इन्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर प्रिंस उससे कहते हैं कि तुम रिलैक्स करो, मैं बाइट नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे चाहोगी नहीं। तो फिर रोज शर्माते हुए कह रही होती है कि आप मुझे रिलैक्स करने के लिए कह रहे हैं जबकि आप धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहे हैं। तो फिर प्रिंस कहते हैं तो क्या हुआ, मैं टायर्ड हो गया स्विमिंग करते हुए। तो फिर रोज अपना मुंह फेरते हुए कहती है बट योर हाइनेस आपको कम से कम कुछ पहन तो लेना चाहिए। तो फिर प्रिंस कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो मैं देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम अब बेहोश ही हो जाओगी, चिंता मत करो मैं तो सिर्फ खेल रहा था। तो फिर रोज कहती है चलो अच्छा है। फिर रोज अपने मन में सोचती है कि भगवान मेरी मदद करे, प्रिंस के आसपास रहना मेरे दिल के लिए अच्छा नहीं है। फिर प्रिंस कहते हैं तो लेडी रोजालिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप वेरोना शहर के प्रिंस से शादी करना चाहेंगी। तभी रोज काफी ज्यादा चौंक जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 19 खत्म हो जाता है। एपिसोड 20 की शुरुआत होती है और रोज काफी ज्यादा चौंक कर प्रिंस को देख रही होती है और कहती है कि क्या प्रिंस से शादी कर लूं। फिर आगे वो मुस्कुराते हुए कहती है कि प्रिंस क्या आपको मैं इतनी ज्यादा इजी लगती हूँ, मैं किसी भी रिडिकुलस ऑफर को देखते ही पहचान लेती हूँ। तो फिर प्रिंस कहते हैं कि तुम्हारा ये रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये तो काफी ज्यादा नेचुरल है तुम्हारा सोचना कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर फिर भी एक बार सोच कर देखो अगर हम दोनों ये काम कर लेते हैं, अगर हमने ये लीप ऑफ फेथ ले लिया तो आगे हमारी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज वेट कर रही है, हम दोनों एक वंडरफुल पेयर बनेंगे। तो फिर रोज कहती है पर आप जिस लीप ऑफ फेथ की बात कर रहे हैं पहली चीज तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और मुझे विश्वास है कि आपने इस चीज से होने वाले हर एक रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अच्छे से सोच लिया होगा, और पहली बात तो हमें ये बात करनी ही नहीं चाहिए। आखिरकार ये सिर्फ एक बेतुका बिना सोचा समझा गया प्लान है, और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे बच्चे को इग्नोर नहीं किया होगा क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले वही आता है। तो फिर प्रिंस कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं मान लेता हूँ कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता। फिर आगे प्रिंस उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने गैस कैसे किया कि मैं सीरियस नहीं हूँ। तो फिर रोज कहती है कि इसमें गैस क्या करना था, ये तो काफी ज्यादा ऑब्वियस था शुरुआत से ही। और फिर वो अपने मन में सोचती है कि रुको आखिरकार ये मेरे इतने क्लोज कब आ गए, मैंने नोटिस कैसे नहीं किया। तभी वो प्रिंस को आवाज देती है कि योर हाइनेस। तभी प्रिंस उसे सिर्फ करके बोलते हैं, इतने में ही वो प्रिंस के ऊपर एक टॉवल फेंक देती है।
जिस चीज से प्रिंस काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और फिर वो प्रिंस से कहती है कि भगवान के लिए आप कुछ पहन लीजिए पहले। तभी पीछे से काउंट पेरिस आ जाते हैं और रोज से पूछते हैं कि क्या किसका तुम ठीक तो हो, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। इस चीज पर रोज कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी प्रिंस अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि मैं तो कुछ भी गलत नहीं करने वाला था। तो फिर पेरिस उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर आगे रोज कहती है कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको शिकायत करने की आदत है। तो फिर पेरिस कहते हैं कि मैं तो सिर्फ चिंतित हो रहा था। फिर आगे वो रोज कहती है कि लेकिन आपको अब चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रिंस सिर्फ मजाक ही कर रहे थे आपके आने से पहले। तो फिर पेरिस पूछते हैं कि आखिरकार किस बारे में। फिर आगे प्रिंस जवाब देते हुए कहते हैं मैंने तो सिर्फ लेडी रोजालिन से शादी करने के लिए पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर लिया। अब मुझे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि काउंट पेरिस काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं कि मुझे सही सही बताओ आखिरकार चल क्या रहा है। तुम इस तरीके से आमतौर पर तो बिहेव नहीं करते हो। तो फिर रोज अपने मन में सोचती है कि क्या इनकी हरकतों के पीछे कुछ और रीजन था जो मैं नहीं समझ पाई। फिर आगे वो कहती है कि क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है, क्या आपको कुछ थ्रेटन कर रहा है। तो फिर प्रिंस कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें अश्योर कर रहा हूँ। और ऐसा कह सकते हैं कि एक तूफान उठ रहा है जो कि बहुत तेजी से हमारी तरफ ही आ रहा है, जिसके लिए लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सोया रहे और हमारी तरफ ना आए। फिर आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग लेक के पास से जाने लगते हैं। फिर प्रिंस उनसे पूछते हैं कि क्या तुम कॉफी लोगे। तो फिर रोज कहती है कि क्या ये आपको टी के लिए नहीं पूछना चाहिए था। तो फिर पेरिस कहते हैं कि इन्हें सबसे अलग चीजें करना पसंद है। फिर आगे हम देखते हैं प्रिंस अपने मन में सोच रहे होते हैं कि काफी लंबा समय हो गया जब मैंने ऐसे लोगों से बात करी है जो लोग सिर्फ मेरे सर का ताज नहीं बल्कि मुझे भी देखते हैं। ये लोग यहाँ पर मेरे फेवर को गेन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये मुझसे रेस्पेक्ट से भी बात कर रहे हैं और ये मुझे एज ए इंसान भी देख रहे हैं। ये काफी ज्यादा रेयर है, मुझे इन सभी को अपने पास रखना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक नकाबपोश आदमी को देखते हैं जो कि टिबार्ड से मिलने आया होता है। टिबार्ड उससे कहता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, हम दोनों इतने फ्रिक्वेंटली क्यों मिल रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी अपने पास से खंजर निकाल लेता है और कहता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें ग्रीट करने के लिए कहा है। तो फिर टिबार्ड कहता है कि एक चाकू के साथ ग्रीटिंग, ये तो काफी ज्यादा डेथली इंटरेस्टिंग है। तभी टिबार्ड उछल के उसके पास आने लगता है और उसे चाकू छीनने की कोशिश करने लगता है और इसी छीना झपटी में फिर उसके हाथ वो लग भी जाता है और फिर वो उस नकाबपोश आदमी के गले पे चाकू लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम कोई मैसेज भी लाए होगे, बताओ मुझे, मैं मरे जा रहा हूँ जानने के लिए। तभी पीछे से आवाज आती है कि अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हमें और भी काफी सारे नकाबपोश आदमी दिखाए जाते हैं जिनमें से एक कहता है कि हमें पता है कि तुमने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। तभी टिबार्ड के पास वाला आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और टिबार्ड वहीं पे गिर जाता है और उसके काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है। और तभी वो आदमी टिबार्ड से कहता है कि आज रात से ही तुम्हारा डाउनफॉल शुरू होता है। जिस चीज पर टिबार्ड जवाब देते हुए कहता है कि रुको, मैं इस भौंकने वाली आवाज को पहचानता हूँ, ये तो रोमियो मोंटाग की है। इस चीज से वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसको मजा चखाओ। और यहीं पे हमारा एपिसोड 20 खत्म हो जाता है। एपिसोड 21 की शुरुआत होती है, टिबार्ड की आंखें खुलती है। तभी वो किसी को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो आदमी टिबार्ड के पास ही बढ़ रहा होता है और उससे कहता है कि अच्छा है तुम जाग चुके हो, तुमने अच्छी नींद ली ना प्रिंसेस। इस चीज पर टिबार्ड अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है और झटपटा रहा होता है। तभी वो फिर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मुश्किल से, लेकिन क्या तुम्हारा ये सब कुछ करना जरूरी था? मैं तो सोच रहा था कि अब हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं मर्क्यूटियो। इस चीज पर वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा होकर टिबार्ड को एक पंच मार देता है और कहता है कि मैं तो हमेशा से तुम्हारी अनोइंग स्मार्ट को तुम्हारे फेस से मिटाना चाहता था और तुम कोशिश भी मत करना मुझे अपना दोस्त बोलने की। मैं तुम जैसे कीड़े के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता हूँ। फिर आगे टिबार्ड खून थूकते हुए उससे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हार्श है तुम्हारा कहना, जिस भी चीजों से हम सब गुस्से हैं, और आखिरकार मैंने ऐसा कर क्या दिया कि जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो। इस चीज पर वो आदमी टिबार्ड के बाल खींचते हुए उससे कहता है कि तुम्हें पता है मुझे बिल्लियों से कितनी ज्यादा नफरत है, उन्हें अगर हम कॉर्नर में भी कर दे तो भी वो कंटिन्यूअसली अपने दांत दिखाती रहती है और ये ट्राई करती है कि वो अपने एनिमी से ज्यादा बड़ी दिख सके। इतना ज्यादा एरोगेंस जबकि वो सिर्फ एक शिकार है। इस चीज पर टिबार्ड मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो मर्क्यूटियो? तुम जिस तरीके से बोल रहे हो उस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। इस चीज पर उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से उसको पंच करने वाला होता है। तभी पीछे से उसे कोई रोक देता है और उससे कहता है कि तुमने काफी ज्यादा मजे कर लिए मर्क्यूटियो। फिर हम देखते हैं कि वो तो रोमियो होता है और वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अलमाइटी टिबार्ड को अपने सामने इस हालत में देखूंगा। जिस चीज पर टिबार्ड कहता है तो फिर तुम्हें अपने लकी स्टार्स को गिन लेना चाहिए रोमियो मोंटाग,
और अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैंने इस बार क्या कर दिया। तो फिर रोमियो कहता है, मैंने सुना है कि तुम जूलियट के फादर के साथ काफी ज्यादा क्लोजली काम कर रहे हो। इस चीज पर टिब्बार्ड कहता है, तो क्या ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था? तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया। और फॉर द रिकॉर्ड मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अब भी तुम्हारी साइड पर ही हूँ। तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। एक बार मुझे छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर रोमियो कहता है कि ठीक है, और फिर वो उसकी रस्सियां खोल देता है। और फिर आगे टिब्बार्ड अपनी ग्रिप बनाते हुए कह रहा होता है, तो अब मुझे बताओ मैं कहाँ था। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक पार्टी की तैयारियां चल रही होती है, जहाँ पर ऐसा कहा जा रहा होता है कि जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, कंपटीशन के खत्म हो जाने के बाद सेलिब्रेशंस फिर से आ चुके हैं। और अब काफी समय से कोई सेलिब्रेशन हुआ नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ा होना चाहिए इस सीजन में। फिर हम देखते हैं रोज को और प्रिंस को, जो कि आमने सामने बैठे होते हैं। रोज सोच रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंस मुझसे प्रिपरेशंस के लिए मदद मांगेंगे। और प्रिंस कुछ पेपर्स देख के बोल रहे होते हैं, तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैंने जितना सोचा था हमने तो उससे भी जल्दी प्रोग्रेस कर ली है। मुझे तुम्हारी असिस्टेंस को ट्रूली अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जबकि मैंने तुमसे आखिरी मिनट पर मदद मांगी थी, फिर भी तुमने काफी अच्छा काम किया है। ये जो 3 दिन लंबा सेलिब्रेशन आ रहा है अगले हफ्ते, ये तो काफी ज्यादा बर्डन बन चुका था दूसरे रॉयल एडवाइजर्स के लिए, इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी और गेस्ट के लिए रूम असाइन करने का काम मुझे खुद लेना पड़ा। और मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ काम करना काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा वर्कहॉलिक हो। रोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता रही होती है, जैसे कि साइंटिस्ट फ्रेडरिक के लिए और लॉर्ड रिकी के लिए हमें कौन सा रूम असाइन करना चाहिए, लेकिन प्रिंस को ऐसा लगता है कि मानो वो तो सिर्फ एक चूजे की तरह आवाज कर रही है। और आगे हम देखते हैं कि वो यही सब कुछ कंटिन्यू कर रही होती है और प्रिंस उसे बस एक चूजे की तरह देख रहे होते हैं और उस देखकर उसे मुस्कुरा रहे होते हैं। तो फिर रोज काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार ये मुझे ऐसे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो फिर प्रिंस उससे कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। तभी सामने से एक आदमी आता है जो कि कहता है कि योर हाइनेस, आपसे अभी मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और फिर प्रिंस उसे इंट्रोड्यूस करवाते ही कहते हैं कि ये तो हेड प्रीस्ट है चर्च के, जिस चीज पर वो प्रीस्ट उन्हें करेक्ट करते हुए कहता है कि वो हाई प्रीस्ट होता है। तो फिर प्रिंस कहता है कि हाँ, वो एक ही बात है। आपका शुक्रिया कि आप मेरी मदद कर रहे हैं प्रिपरेशंस में। हमेशा की तरह मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है अपने दोस्त पर भरोसा करने पर। तभी प्रीस्ट कहते हैं कि प्रिंस को लेकिन इस चीज पर रिग्रेट हो सकता है कि वो एक ऐसी लड़की के साथ फॉलबीज में घूम रहे हैं जिसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब है। और आपको तो पता ही है कि इसके बारे में, क्योंकि इस बारे में नोबल्स और खासकर मोन्टाग्स उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है जो भी आप कर रहे हैं। फिर आगे प्रिंस उसको काफी ज्यादा सीरियस होते हुए उसके कान में कहते हैं कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे चर्च को कोर्ट के डिसीजंस में दखल देने की इजाजत दी है, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि इस मैटर में तुम अपनी नाक ना ही घुसाओ तो अच्छा है। क्या तुम्हें समझ आ चुका है? और फिर वो प्रीस्ट वहां से जाने लगता है और प्रिंस और रोज भी वहां से जाने लगती है। तभी रोज उदास होते हुए उनसे कहती है कि वो सिर्फ एक छोटी सी वार्निंग से नहीं रुक जाएंगे, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो फिर प्रिंस कहते हैं कि ये चीज बस मुझे पसंद नहीं आई कि वो मेरे सामने तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, खास करके तब जब यहाँ पर एक पावर इम्बैलेंस चल रहा है और एक शिफ्ट जो कि बस होने वाला है। इस चीज से हो सकता है कि वेरोना की पॉलिटिक्स भी अच्छे के लिए बदल जाए, और जब वो समय आएगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा ट्रस्ट मेरे साथ ही हो। तो फिर रोज मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो क्लियर हो चुका है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक दूसरे का इस्तेमाल करना चाहिए, और मुझे आइडिया काफी पसंद भी आ रहा है। फिर प्रिंस उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या सोचती हो। तो फिर रोज कहती है कि नॉर्मली तो कोई भी आपको इस सिचुएशन में अपने एनिमी को वेट करके ऑब्जर्व करने के लिए कहेगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि जब आप उनसे आगे निकल सकते हैं तो फिर आपको आगे निकल जाना चाहिए। तो फिर प्रिंस मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा प्यारी हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काफी सारे लोग महल के बाहर इकट्ठे हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये सच है, आखिरकार किसने ऐसा किया होगा। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस पूछते हैं आखिरकार ये हंगामा किस चीज के लिए है। तभी एक गार्ड कहता है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए योर हाइनेस। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है कि ये हेवन की तरफ से साइन है, और वो प्रिंस दोबारा से कह रहा होता है कि ये या तो शायद एक ब्लेसिंग है या फिर शायद एक कर्स। आज सुबह ही जो हमारे बच्चे हैं रोमियो और जूलियट, उन दोनों की ग्रेव हमें खाली मिली है। इस चीज को सुनकर रोज के पैरों के तले से जमीन ही खिसक जाती है। और फिर हम देखते हैं कि एक नकाबपोश आदमी प्रिंस और रोज को पीछे से देख रहा होता है और उसने अपने हाथ में एक क्रॉस पकड़ रखा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मर्क्यूटियो होता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 21 भी एंड हो जाता है। एपिसोड 22 की शुरुआत होती है और हमें दिखाई जाती है सेलिब्रेशन की पहली रात, जहाँ पर हमें रोज दिखाई जाती है जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि इस पार्टी में सब कुछ इतना अच्छा है, फिर भी मुझे काफी ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है। शायद मुझे मीनो को घर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। तभी पीछे से पेरिस उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुमने सही डिसीजन किया है कि तुम उसे यहाँ नहीं लाई।
तभी रोज पलटते हुए पूछती है कि आखिरकार आप यहाँ कब आए। तो फिर पेरिस कहते हैं कि मैं कुछ मिनट से यहीं पर हूँ और मैंने तुम्हें ग्रीट भी किया था, लेकिन तुमने नोटिस ही नहीं किया। आगे वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे से अलग रहना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, पर तुमने फिर भी एक वाइज डिसीजन लिया है, क्योंकि मानना पड़ेगा कि ये पार्टी काफी ज्यादा अच्छी है, पर फिर भी नोबल्स के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो रही है, जिससे पूरी पार्टी में अनईजीनेस फैल चुकी है, और ना ही ये कोई सही समय है और ना ही ये कोई सही जगह है एक बच्चे को लाने के लिए। तो फिर रोज कहती है कि शायद आप ठीक कह रहे हैं, मुझे अभी याद आया कि जब हम आखिरी बार प्रिंस से मिले थे तो उन्होंने मुझसे क्या कहा था, तो मुझे शांत हो जाना चाहिए। तभी पेरिस उससे कहते हैं कि तुम जो अभी कर रही हो, क्या तुम सच में उसी को कंटिन्यू करना चाहती हो? तुम जिस रास्ते पर चल रही हो उसमें काफी ज्यादा चिंता, रिस्क और अनसर्टेनिटी भरी है। तुम्हें समय समय पर अपने बच्चे से अलग होना पड़ेगा। तो क्या तुम ये करना चाहती हो? अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम पीछे हट सकती हो और ब्रेक ले सकती हो। तो फिर रोज कहती है कि ब्रेक लेने जैसी कोई बात नहीं है, मीनू को छोड़कर मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, सब कुछ पाने के लिए ही है। और आगे वो कहती है और हमारे लिए मुझे ये करना जरूरी है, मैं जितनी मदद ले सकती हूँ मुझे वो ले लेनी चाहिए, आखिरकार मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। फिर पेरिस उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम पर डाउट नहीं कर रहा था, पर मैं मदद नहीं कर सकता बस मुझे, और इतना कहकर वो चुप हो जाते। तो फिर रोज कहती है कि आपको चिंता होती है, मैं जानती हूँ, पर आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं ठीक हूँ। फिर पेरिस कहते हैं कि ठीक है। आगे वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ शब्दों से कंफर्ट कर सकता हूँ। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहते हैं पर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे हमेशा अवेलेबल रहूंगा। उसके लिए रोज कहती है कि आपका शुक्रिया। फिर पेरिस शर्माते हुए कहते हैं और एक आखिरी चीज, आज तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो, एक सिट्रिन जैम की तरह। तो फिर रोज शर्माने लगती है और हंसते हुए जवाब देती है कि आप भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तभी प्रिंस आते हुए मुंह बना लेते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना मजे करने की, और फिर उन दोनों को गले लगा लेते हैं। तभी सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि देखो ये रोजालिन कितनी आउटरेजियस चीजें कर रही है, ये डेफिनेटली अपने लिए पावरफुल अलाइज बना रही है, उसने तो प्रिंस ऑफ वेरोना को भी नहीं छोड़ा, वो काफी ज्यादा एम्बिशियस है और इसे छुपाने की कोशिश तक नहीं कर रही है, शायद वो हमें दिखाना चाहती है। आगे वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा बोल्डनेस ही तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आखिरकार हम कैपुलेट से। तभी भीड़ में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर प्रीस्ट अपने गले को साफ करते हुए कहता है कि भगवान का दूत होते हुए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, और जो हमें रिसेंटली ब्लेसिंग्स मिली है हमें उस सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर वो प्रिंस की और काउंट पेरिस की तारीफ करने लगता है और उन्हें अप्रिशिएट करने लगता है। और उसके आगे वो कहता है कि आप सभी लोगों ने भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया। फिर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। आगे फिर प्रीस्ट कहता है कि आज की रात काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि आज हम एक स्पेशल पर्सन है जो कि ज्वाइन करने वाला है, या फिर मैं यूं कहूँ कि रीज्वाइन करने वाला है। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो कि पार्टी के सेंटर पर चलकर जा रही होती है। उस लड़की के लिए कहा जाता है कि वो पार्टी के सेंटर में ऐसे जा रही थी मानो वो जगह उसी के लिए है। और फिर हमें एक आंख दिखाई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि वो लड़की जूलियट ही है, और सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक रहे होते हैं। आगे हमें जूलियट दिखाई जाती है और कहा जाता है कि वो वापस आ चुकी है एक प्रेत की तरह, वो सब कुछ वापस लेने के लिए जो उसी का था। फिर जूलियट सभी को ग्रीट करती है और कहती है कि आखिरकार क्या हुआ है, आप सभी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी को भूत को देख लिया। फिर बर्नार्डो उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर वो आवाज देते हुए कहता है कि जूलियट क्या ये तुम ही हो सच में? और वो काफी ज्यादा शिवर कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया है। फिर प्रीस्ट कहता है कि सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है ना कि एकदम अनरियल है, ये तो भगवान की कृपा है कि हमें जूलियट जिंदा मिली है। और फिर बर्नार्डो जाकर जूलियट के गले लग जाता है और उसे कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ। और जूलियट उनसे कहती है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं रोज को जो कि काफी ज्यादा शॉक होकर एक कोने में खड़ी होती है, और पेरिस को काफी ज्यादा सदमा लगा होता है और वो खड़े खड़े बस उन्हें देख ही रहे होते हैं। तभी प्रिंस अपने मन में सोचते हैं कि ये पागल बूढ़ा आदमी। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर ये इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होता तो मैं इसे काफी ज्यादा इम्प्रेसिव कहता। तभी पेरिस अपने होश में आते हैं और रोज को देखते हैं जो कि काफी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो रोज, तुम काफी ज्यादा शिवर कर रही हो। तभी एक और आदमी पार्टी में आ रहा होता है जिसके लिए प्रीस्ट कहता है कि और यही नहीं बल्कि एक और खास पर्सन आज हमें ज्वाइन करने वाला है। फिर हम देखते हैं रोज को जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से आत्मा ही निकल चुकी हो और उसे अपना सारा पास्ट याद आने लगता है जो भी उसने रोमियो के साथ बिताया था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और प्रीस्ट वेलकम करता है रोमियो मोंटाग का, और फिर हमें रोमियो दिखाया जाता है और यहीं पे हमारा सीजन 1 एंड हो जाता है।
अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे इसका सीजन 2 लाना चाहिए या फिर मैं दूसरी सीरीज स्टार्ट कर दूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।